यूनिटी आइस में आपका सबका स्वागत है। तो आज जो नया सेशन शुरू हो रहा है तो उसकी शुरुआत करेंगे अपन। इसका मोटो मतलब अल्टीमेटली इसका मोटो यही रहेगा कि जो पीटी में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की जो तैयारी करे या यूपीएससी की जो तैयारी करे, तो पीटी के लिए क्या रहता है कि स्ट्रेटेजी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। अब बात ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर मान लो कि अपन मार्केट में टेस्ट सीरीज देते हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा इतना नहीं रहता है जितना फ़ायदा रहता है कि अपन पीवाईक्यू सोल्व करें, तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो अपन जो ये सेशन रहने वाला है लगभग डेली 1-1.5 घंटे का चलेगा। तो इसमें अपन क्या है, जो यूपीएससी की जो पीवाईक्यू है और जो जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यू है वो अपन सोल्व करेंगे टॉपिक वाइज। तो आप जैसे पर डे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, तो उसमें ये रहेगा कि आपको टॉपिक पढ़ना है पहले, उसके बाद में आप लोग क्या करोगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, इसमें फिर मैं आपको नोट्स भी दूंगा, इसमें डिटेल नोट्स रहेंगे, मतलब वो टॉपिक वाइज रहेंगे। ठीक है, परंतु मैं जब इन क्वेश्चनों को भी मैं एक बार मर्ज करूँगा उन नोट्स में, अगर मुझे लगा कि कोई नया टॉपिक वहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वो नोट्स में मैं वो भी इन्वॉल्व करूँगा वहाँ से। ठीक है, नेट पे सर्च करके जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम का मोटो रहने वाला है। और इस ऐसे अपन सेक्शनल करते हुए लगभग डेली अगर 1 घंटे भी अपन बैठ के करेंगे तो मेरा मानना है कि पीटी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लगभग ये मेरा मानना है कि कम से कम भी ये क्वेश्चन होंगे लगभग अगर सारे सब्जेक्ट मिला लिया जाए तो लगभग 5000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ। और लगभग ये सोचो कि 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन अपन करते हैं और फिर उसके बाद में अपन विजन का टेस्ट सीरीज भी करेंगे सोल्व इसी तरीके से। उसमें टेस्ट होगा, फिर उसके टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। ठीक है, वो इस तरीके से कंडक्ट करेंगे। तो लगभग वो मान के चलो 3500 क्वेश्चन वो हो गए। ठीक है, उसके बाद में यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, सीडीएस के, एनडीए के, सीएपीएफ के ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो लगभग ये मान के चलो टोटल 10-12 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे पीटी से पहले। तो मेरा माना कि इतना क्वेश्चन मोर देन इनफ है। वो रिपीटेशन भी होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बहुत बार आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी है, क्वेश्चन भी रिपीट भी होंगे। परंतु ये है कि जैसे मान लो कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मान लो कि अपन 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, चाहे यूपीएससी की जो क्वेश्चन जो कितना भी वो टफ बना ले पेपर को, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, ये होगा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु जो अपन जो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी के बिहाफ पे फ्यूचर में क्वेश्चन बनेंगे। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, तो ये इन क्वेश्चनों को सीरियसली लेना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को जितना अच्छे तरीके से करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये टॉपिक वाइज भी अगर आप पढ़ते रहोगे और साथ में फिर इन क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लोगे। और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे मान लो कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम मान लो कि टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, तो वो जो दिमाग लगा रहा है क्वेश्चन बनाने में, ठीक, फिर स्टेट पीसीएस का जो मान लो कि वो भी दिमाग लगा रहा है, वहाँ पे भी सब ऐसी बातों को ब्यूरोक्रेटिक पेपर सेट करते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बताऊँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यूपीएससी भी पूछा है। और ये बहुत बार हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आज का ही पेपर अपन ये करेंगे टॉपिक वाला डिस्कशन, तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं जो बहुत सारे स्टेट पीसीएस ने पहले ही पूछा हुआ था। जैसे मैं कि 2020 में क्वेश्चन आया था गांधी के बारे में, वो प्रिजन ऑफ सॉन्ग ऑफ करके वो बुक वाली। तो वो मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी की जो तैयारी करे थे उनको ज़्यादा इतना आइडिया नहीं था, परंतु जो पीसीएस की जो तैयारी करते थे उनको आइडिया था उस क्वेश्चन का, क्योंकि वो पीसीएस में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसीलिए जो ये अपन पर डे 1 आवर का जो सेशन रहेगा, इसमें ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो मुझे बताओ सब लोग रेडी हो, फिर अपन स्टार्ट करें या फिर 5 मिनट और वेट करें? लगभग जो मोस्टली जो लोग आना है वो शायद आ ही चुके हैं। चलो मैं फिर वो स्टार्ट करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ किसी को, कोई एक बार और मैं मैसेज कर देता हूँ। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर जब देखो, मैं एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ अपने बारे में। 9 बजे का मतलब 9 बजे होता है, ये चीज़ याद रख लेना। मेरी टाइमिंग में डिले मतलब किसी हालतों से मैं 5 मिनट चल सकता है, परंतु
उससे आगे पीछे नहीं, इतना भी नहीं है, 5 मिनट में भी उसमें सुधार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए क्लासेज में। भैया वीडियो अभी दिख रहा है आपको? बार बार टूट गया आज पानी। क्या हो गया? हाँ, ये कह रहे थे कि वीडियो रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। वो हाँ हाँ, नहीं वो हमारे वीडियो यहाँ रिकॉर्ड भी होगा, मैं कर लिया हूँ, और वो भी लाइट मिलेगा मिलेगा, ठीक है। लाइट नहीं है तो चार्जिंग कम है, कहीं बीच में डिस्कनेक्ट भी ना हो जाए। अच्छा, तो थोड़ा रखा करो ना, बैटरी सिस्टम कुछ रखो ऐसे। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आज कि बारिश की वजह से पोल टूट गया है। अच्छा, ठीक है, तो एक वो पावर बैटरी करके भी तो आता है, वो भी रखा करो अपने पास चीज़ें। देखो सिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखो अब, ठीक है, कि नेचर के खिलाफ तो अपन नहीं जा सकते। चलो ठीक है, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अपना क्या पैटर्न रहने वाला। आईएएस और पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि देखो यूपीएससी की 250 से 300 थीम है, वहीं से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये 250-300 थीम देखो, पॉलिटी के 24 टॉपिक है, बस यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रही। हकीकत बात है यही है जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। अब अपने को पता लग गया भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसके अगर अपन मान लो स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए, अगर वो करेंगे अपन तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लो आज अपन ये चैप्टर करेंगे कंप्लीट, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लोगे ना, तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, कोई सा भी एग्जाम दोगे आप तो कॉन्फिडेंस रहोगे आप, ठीक है। दूसरी बात, इन पे अगर आज जैसे आप R&D करके आओगे, ठीक है, तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो मुझे बताओ, सब लोग पढ़ के आए हो ये चैप्टर? ऐसे तो मैंने दोनों चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था, मैंने एटलीस्ट ये चैप्टर किसने पढ़ा है बताइए? सब लोग पढ़ के आए हो? किसी ने भी नहीं पढ़ा? हाँ, हमने गूगल से पढ़ा था क्योंकि बुक में तो है ही नहीं है। मैंने एक बुक तो भेजा था, दृष्टि वाला, उसमें तो था। अच्छा, वो मैंने शायद देखा नहीं होगा, फोन अभी खोला है। ठीक है, जो भी है देखो ध्यान से, पॉलिटी में देखो एक चीज़ याद रखना, लगभग ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, ये चीज़ याद रखो। और मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ ना, जब ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो लगभग 10-12 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आ जाओगे आप। फिर जो 3 क्वेश्चनों के लिए ओनली करंट अफेयर पे काम करना रहेगा आपको बस, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, 3-4 क्वेश्चनों करंट अफेयर बेस्ड बनाते हैं, वो हो जाएगा जब साल भर का करंट अफेयर पढ़ोगे। तो 10-12 क्वेश्चन आपके इधर से ही होने वाले, तो इसको सीरियसली लेना, इस प्रोग्राम को मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जैसे आज के टॉपिक है, तो इसमें यूपीएससी ने 8 क्वेश्चन पूछे, पीसीएस में तो 62 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इनका अच्छे तरीके से अपने को फ़ायदा उठाना है, ठीक है। लगभग अपने पास 70 क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक एक, सबसे पहले कोई भी एक अपने इसका बताएगा इसके बारे में, ठीक है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करो फटाफट से। किसने पढ़ा है बताइए, जल्दी से करो, फिर फटाफट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे अपन। या फिर ऐसा करें, सबसे पहले पीसीएस वाले क्वेश्चन करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं तो आप लोगों को टफ लगेगा। पहले पीसीएस वाले कर लेते हैं, तो ये पीसीएस वाले इजी भी है और बहुत फास्ट भी होंगे। बताओ क्या पहले पीसीएस वाले करोगे या यूपीएससी वाले करोगे, बताओ। कोई कुछ बोलेगा? हाँ, क्वेश्चन एक्चुअली ना पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत छोटा स्क्रीन दिखा रहा था। अभी मैंने इसको थोड़ा जूम किया लार्ज करने के बाद। पीसीएस के सर पहले किए जाएं सर। हाँ, पीसीएस भी ठीक है, आसान से टफ की तरफ चलेंगे तो आसान सा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आगे, नहीं तो उधर यूपीएससी में अटक जाओगे। चलो ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये पीडीएफ सबको मिल गई होगी ना? मैं पीडीएफ भेज देता हूँ एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे, सभी अपने अपने ओपन भी करके रखो, अगर कोई अपने लैपटॉप है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे मैं भेज दिया था, हाँ आया था। ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो, पहला क्वेश्चन के बारे में कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? कौन सा था बताइए। वन 105 तक क्या था इसमें, ये बताइए। आप फिर इसका मतलब आपने आंसर टीपा
105 अगर आपने पढ़ा है तो आप बताओ ना, 105 क्या है, इसमें क्या हुआ था? मुझे मालूम है सर, मुझे याद है सर, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ अभी तो। अरे कोई दिक्कत नहीं, आपने नोट्स बनाए वो उसमें देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए बस। ताकि देखो मेन मेरा इस डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि आप इससे मतलब क्वेश्चन के थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करोगे तो वो आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आग अगर देख के भी बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए बस, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरे पॉलिटी खोल लो, लक्ष्मीकांत खोल लो, जल्दी करो, उसमें डायरेक्ट जाके देखो, नया वाला एडिशन उसमें मिल जाएगा आपको, या गूगल कर लो। इतना तो मैं AI वो चैट जीपीटी का भी यूज़ करना सिखाया था तुम लोगों को। अरे सब लोग कैसे सांप सूंघ गया क्या? सब लोगों को जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े फटाफट। ऐसे कैसे काम में सोने नहीं दूंगा फिर, ऐसे तो मैं 2 घंटे लूँगा। देख लो ना, एक चीज़ याद रखना, आज इसको ये 70 क्वेश्चन है, कंप्लीट करने ही हैं। वो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी थी, यही है ना? आपने ठीक है, और कोई बताएगा? चलो ठीक है, आप देखो सुनो, एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन करते हो ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। 166वां क्या था, 107वां क्या था, 108वां क्या था। जल्दी बताओ फटाफट से। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपिता वर्ग आयोग शक्तियां और जिम्मेदारियां स्वतंत्र राज्य सूत्रों पर लागू नहीं होती। इसने संकेत दिया कि राज्यों को राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है। अब तुम लोगों को ना इससे पता, चलो ठीक है कोई नहीं। और मैंने जब मैं कल ही क्वेश्चन भेज दिया था, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम करें। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। इस 105वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इससे पहले देखो थोड़ा इसके बीच में मैं बता देता हूँ। इससे पहले क्या हुआ था ना कि जो देखो एक चीज़ याद रखना, थोड़ा इतनी ध्यान से समझना। जैसे SC और ST का जो होता है ठीक है, तो इसका जैसे डिटरमाइन करता, मान लो सेंटर डिटरमाइन करना है और स्टेट भी डिटरमाइन करता है ठीक है, या मान लो कि ये सेंटर स्टेट की लिस्ट दो होती है ठीक है। तो OBC में ऐसा ही सिस्टम था कि OBC की एक स्टेट लिस्ट को जारी करते थे ठीक है, और एक सेंटर भी जारी करता था। तो सेंटर ने क्या किया था, एक अध्यादेश ला के इसको भी, जो स्टेट्स की जो पावर होती है ना, उसको छीन लिया था, मतलब सेंटर के पास आ गई थी। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। फिर उसके बाद में मतलब जब ये वापस से मतलब स्टेट ने सब मिल के विरोध किया, तो वापस से इसको जो है OBC के जो मान लो कि जो भी है भाई वो किसका दर्जा देना, तो वो वापस स्टेट को दिया गया था। तो इस कारण से चर्चा में था, अरे बहुत इंपॉर्टेंट था ये उस टाइम, और ये पूरा बहुमत से पारित हुआ था, मतलब क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी इसके समर्थन में थे ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? GST से रिलेटेड कौन सा है ये बताओ फटाफट से। अब देखो मैंने उस दिन भी बोला था ना, देखो अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, तो एक बार थोड़ा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन 101 किससे रिलेटेड है? GST से रिलेटेड है। हाँ ये पता होना चाहिए ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था ठीक है। अरे 106वां जो अमेंडमेंट है ना, जो कोऑपरेटिव जो बॉडीज है, सोसाइटीज है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। 106 ये तो 97th जो अमेंडमेंट है वो है ना हाँ उससे? उसी का ही मतलब ये फिर अभी दोबारा इन्होंने सेंटर ने पारित किया है ना, उससे रिलेटेड है ये ठीक है। तो अभी ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है इसका केस ठीक है। अभी इसको मतलब अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी पारित नहीं हुआ होगा, ये शायद फाइनल नहीं हुआ होगा ये ठीक है। 107वां क्या है? अरे नेट पे सर्च कर करके बताओ, कुछ तो बताओ, ताकि देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें हमेशा याद रहेगी आपको डिस्कशन में। तो एटलीस्ट सर्च करो, इतने लोग हो, कम से कम 7-8 लोग हैं यहाँ पर अभी, तो लगभग सर्च करो, फटाफट से बताओ। इसमें दिया गया है कि
केवल लोकसभा और विधानसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का और राज्य विधानसभा के विघटन का कोई प्रावधान नहीं है। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 में दिए गए हैं। अरे वो आर्टिकल है, उठा के फेंक दूंगा, मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। धन विधेयक को अलग रखते हुए बाकी सारे अरे जो है वो फिर लोकसभा लोग, तुम लोग, आप आर्टिकल बता रहे हो, यही मैं आपसे अमेंडमेंट पूछ रहा हूँ। ओके, रुको का आर्टिकल तुम लोग है ना। अनुच्छेद 108 और 109 के प्रावधानों के अरे मैं आर्टिकल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अमेंडमेंट पूछ रहा हूँ। इसमें अंतर आता है आपको समझना? इसमें हम ये बोल रहे हैं provisions related to a bill and its regulation in the House of Parliament. अब मैं फिर इसमें ना 33% आरक्षण लागू किया गया था। वो 108 अब आप वो सब लोग ही 108 डिसाइडेड कर लो कि आप क्या। फिर 2008 में जो है ना 33% आरक्षण मतलब विधानसभा में महिलाओं के लिए जो है ना 33% आरक्षण वो प्रदान किया 108वां गया है, था। वो 108वां है। वो एक लोकसभा में है वो 107वां बताओ। मेरे साथ ठीक है, सुनो ध्यान से आपकी बात, ठीक है, जो भी है। अब देखो, जैसे ये इंपॉर्टेंट था 105, तो अब की बार ये 108वां इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि वापस से इसकी बात हो रही है कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए 33%। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो ये थोड़ा देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि अब की बार इंपॉर्टेंट है, ये वापस से डिमांड चल रही है इसकी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड का फटाफट से बताओ, आंसर जो बताएगा उससे मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा। फटाफट बताओ, पढ़ के सब इसका आंसर दो। सर हाँ बताइए, सुनो। सर मैंने ना पढ़ा था लेकिन R&D नहीं की क्वेश्चन की। कोई बात नहीं, सर, जो मैं पढ़ा आप। explanation- हाँ बताइए बताइए। सर मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, जिसे मैंने पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चंस किए थे। सर क्वेश्चंस तो हो गए लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी। अरे ठीक है, कुछ तो मतलब कुछ तो समझ रहे होंगे ना आपने, कुछ भाई, अब जब आंसर दिया होगा आपने तो कुछ तो समझा ही होगा आपने। सर आपकी वाली टेक्निक यूज की थी। अरे भाई ठीक है, वो भी अप्लाई कर रहा है, पर पहले अभी नॉलेज सेंस पे काम करे तो उस पे भी काम करना चाहिए पहले। इसका बी है क्या? क्या है, बी क्या आंसर बता रहे हो आप इसका? बी नहीं, गलत है। तो और कोई बताएगा? देखो, अब की बार भी यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, तो ये चीज़ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कथन कारण वाले। अब इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना। ये अब देखो, यूपीएससी ओल्ड पैटर्न को उठा रहा है। अच्छा, ए है इसका, क्योंकि इसमें आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और इनका तो होता ही है, तत्व समाहित होता है। इसका से ना डी होगा। डी होगा। देखो ए लग रहा है, ए लग रहा है। परिवर्तन कर पाया प्रजनन कारण में डाउट है, ये बिल्कुल सही हो। तपस्या मैम आप बताइए। अब देखो सर सुन, ए है। ए है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, सुन। देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है, देखो इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, उसमें निरंतर कंटिन्यूटी तो है ही ना। देखो 1947 से लेके अभी तक तो वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जैसे मान लो कांग्रेस थी तो आज चल रहा है ना, मतलब ये है कि अपना जो सिस्टम है वो चल रहा है। अब डेमोक्रेसी को अपनाए थे, वही चीज़ें अभी भी चल रही है ना, ठीक है, और मूर्त रूप में अभी पाए जाते हैं, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा ये है ना, एक चीज़, मतलब मैं इन क्वेश्चनों के साथ आपको एक टेक्निक भी सिखाऊंगा, चाहे फिर वो स्टेट पीसीएस हो चाहे कोई भी चीज़ हो। वहाँ पे देखो, क्वेश्चन को कभी पढ़ा करो, है ना, जब भी है ना क्वेश्चन, जब कौन सा, देखो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होता है, ये चीज़ें ध्यान से समझने का प्रयास करना।
ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये जो है ना स्टेटमेंट यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके, तो ये पता होना चाहिए। अब देखो ये जो जितने भी क्वेश्चन आया ना, ये आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता परिवर्तन के तत्व मूल रूप में पाए जाते हैं, मतलब ये बात है, कंटिन्यूटी तो है ही परंतु उसमें चेंजेस भी हुए हैं, ये बात सही है, ठीक। अब ये है कि क्या ये जो खत्म दिया है इसका कारण जो एक्सप्लेनेशन है ये क्या सही है, अब इससे भी ये भी पता लग जाएगा। देखो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैला जैसे आधुनिक शैली मॉडर्न शैली अपना ही रहे हैं अपन। देखो आजकल जो है डेमोक्रेसी के जो मतलब जैसे मान लो कि चुनाव में अपन नए नए मान लो कि डिजिटल मीडिया इनका यूज कर ही रहे हैं ना अपन, ठीक है। परंपरागत शैली जो मान लो पुरानी शैली उसका भी यूज कर रहे था। संत शैली के तत्व, ये संत शैली किसको बोला इसने, मतलब सामान्य जो भी होगा। तो देखो अब ध्यान से समझना, अब देखो इतना तो है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या ये जो एक खतन दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, दोनों के स्टेटमेंट को एक साथ में पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता परिवर्तन के तत्व मूल रूप में पाए जाते हैं। अब देखो आधुनिक शैली से, देखो परंपरागत शैली से अपन आधुनिक शैली में आए, तो इसका मतलब ये है कि परिवर्तन भी है पर निरंतरता भी है। उसका क्या हो रहा है जो इन लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब परंपरागत शैली भी है, परंपरागत शैली है तो इसका मतलब है, और आधुनिक शैली में भी जा रहे हैं तो मतलब परिवर्तन भी है और निरंतरता भी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। तो मतलब देखो मैं बता रहा हूँ कि एट द प्रेजेंट मतलब कोई जरूरी नहीं आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा हो, परंतु वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चनों में है ना आप कॉमन सेंस लगा के भी सोल्व कर सकते हो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो पता होना चाहिए, ये गलत हुआ ना तो इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऑप्शन क्या है इसके? अरे ऑप्शन यही है, वापस यही है, ए बी सी डी, ये वाला ही है। सर दोनों सही है लेकिन सर वो सही है। बी लग क्या लग रहा है? कथन कारण सिमिलर नहीं है और ऐसे सही है दोनों। मतलब क्या आंसर, अब ये ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा ये बताइए आप। सर बता तो रही हूँ, मतलब कथन कारण दोनों सही है लेकिन इसकी जो वो है ना व्याख्या, अच्छा वही कर रहा है। ठीक है, सही है, बी आंसर है इसका। अब देखो ध्यान से समझना क्यों, अब ये चीज़ ध्यान से समझना, ये चीज़ ठीक है। और यूपीएससी में फिर बार होता है, यूपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन उठा रही है। देखो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ठीक है, क्वासी फेडरल। और ये आप पहली लाइन ही पढ़ोगे ना तो ये है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन तो एकदम सही है, ठीक है, तो ये लाइन सही हो गई तो देखो ये ऑप्शन कट गया अपना, ठीक है। अब देखो अगला, देखो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये बात सही है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गया अपना, ठीक है। अरे श्वेता क्या चक्कर चल रहा है, ये उसके फ़ोन में गड़बड़ी है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान से समझो। अब देखो अब ये तो पता लग गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पर क्या इसकी व्याख्या करें। अब देखो यहाँ पे क्वासी फेडरल उसकी बात हो रही है, अरे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका कोई भी कोरिलेशन नहीं है इसमें, समझ में आया। ये अलग अलग चीज़ें हो गई, डिफरेंट चीज़ें हो गई। अब मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है शायद यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, और यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका क्या मतलब होता है, मतलब न्याय पुनरीक्षण का अधिकार होता है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो ये पीछे से करने क्वेश्चन, अब देखो यूपीपीसीएस में 2020 में आया और यूपीएससी में 2021 में आया था ये, और 2019 में भी यूपीएससी ने पूछा था ये, तो ये फ़ायदा होता है देखो ये इन क्वेश्चनों को लगाने का, ठीक है। अब देखो अगला आओ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बताओ। जल्दी जल्दी करो, मैं सोने नहीं दूंगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तुम लोग इसका मतलब है कुछ पढ़े नहीं हो। अब देखो सुनो, धन विधेयक देखो अब की बार यूपीएससी 2023 में फिर आया। अब इससे एक चीज याद, इसका बी होगा ना, क्या होगा, बी 4 का विनियमन का मतलब परिभाषित ही ना होता है। अरे विनियमन का होता है रेगुलेशन करना,
करना। सर इसका ये आएगा भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण। मतलब आप बता रहे हो डी। नहीं सर विनियोग करना। सर इसका सी है। सी के ये लास्ट वाला कौन सा है? ए ई। क्या बता रहे हो, इसका आंसर बताइए। ई है ई। ई है। मैं तो बी बता रही हूँ। अरे नहीं, मेरे को दिख नहीं रहे थे वो ऑप्शन। अरे अपना पीडीएफ खोलो ना। मेरे को मिला नहीं है। अरे ठीक है, सुनो अब इधर, अब जो भी सुनो, ई है। अब पहले ये आंसर है ना, ई है इसका आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्यों है ये आंसर, इस ध्यान से। अब ये कौन बताएगा मुझे ई क्यों है? अब देखो बीपीएससी में यही है। ये तो 10 अनुच्छेद इसकी परिभाषा होती है धन विधेयक की। हाँ सही है। हाँ, ठीक बस है, इतना ही पता है, बस इसमें ये नहीं होता। अब देखो ध्यान से समझो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। और यही क्वेश्चन देखो आपकी बार यूपीएससी 2023 में भी आया था, और इससे पहले भी यूपीएससी ने 2 या 3 बार धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये आप देखो इस तरीके से अब स्टार लगा लेना कि धन विधेयक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो टैक्स लगाना, समाप्त करना, ठीक है, वह उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, शायद ये आर्टिकल 117 है उसमें ऐसा कुछ देख लेना, ठीक है। भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, शायद ये आर्टिकल 114 में है, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये मतलब हो गया कि ये तो है नहीं, ठीक है। और आर्टिकल है देखो टैक्स लगाना, ये सब चीज़ें है ना उसमें आता है, ये फाइनेंस बिल में आएगा, फाइनेंस में, वित्त विधेयक में आएगा, धन विधेयक में नहीं आता, ये चीज़ याद रख लेना। आवाज़ सही नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये जो है ना फाइनेंस बिल में आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये फिर मैं 12 बता रहा हूँ। अब देखो अब की बार जैसे यूपीएससी ने 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था वो फाइनेंस बिल और धन विधेयक में जो डिफरेंस है उसके बारे में, मनी बिल में जो है डिफरेंस के बारे में पूछा था। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक के बारे में जैसे मान लो ये है, उसके वित्त विधेयक के रिलेटेड है ना 114 और 117 है, ठीक है। तो वो एक बार अच्छे से देख लेना उनको, ठीक है। किसी को कुछ पता है 114 और 117 के बारे में? विनियोग विधेयक हाँ 17 का नहीं पता। चलो ठीक है। इसमें वित्त विधेयक के बारे में दिया रहता है 17 में। हाँ वो पढ़ लेना एक बार अच्छे तरीके। चलो ठीक है, आओ इधर, पांचों क्वेश्चन बताओ फटाफट से। अरे तुम लोगों को साफ सूंघ जाता है कि कैसे चुप हो जाते हो? सना तुम बताओ, सना तुम तो पढ़ी हो, कौन कौन, मुझे तो लग बताओ कौन कौन नहीं पढ़ के है। सर इसका ये दोनों सही है सर 5 नंबर के सर दोनों सही है सर। अच्छा कैसे, बताइए, रीजन बताओ मुझे। दूसरा नंबर तो सर कथन स्पष्ट दिख ही रहा है सर, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधित किया गया है सर। और अरे क्या दिख रहा है? देखो यही तुम लोगों, मैंने देखो अब जैसे पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था ना 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब देखो ये पता होता तो स्वाभाविक सी बात है। देखो इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 368 का क्यों यूज हुआ था इसमें। अब ध्यान से समझना कि देखो मैं तो एक प्रोसेस बता देता हूँ आर्टिकल 368 की, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 368 बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मैटर का हो, क्वेश्चन हो, या कोई स्टेट के जो है उनके हित को प्रभावित करता हो, इस टाइप के जो होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट एक होता है जिसमें ओनली जो लोकसभा राज्यसभा के बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें राज्य एक मतलब जितने आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरत होती है। तो ये जीएसटी वाला था, ठीक है, जीएसटी वाला था, तो भाई समय में राज्यों को भी प्रभावित कर रहा था, स्टेट को प्रभावित कर रहा था। इसलिए इसमें क्या हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा की तो वो था ही बहुमत से पारित, ठीक है, 2/23 मतलब, ठीक है। उसके बाद में राज्यों मतलब जो जितने भी मान लो कि 28 राज्य हैं तो उनके मान के चलो कि 15 की सहमति जरूरी थी, इसके कारण 368 से संशोधित किया गया था। तो ये बात तो सही है एकदम, ठीक है। तो अपना सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। अगला देखो, अगला 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था। अब याद करो
1971 में कौन था सरकार? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और याद करो इंदिरा गांधी पे जो फेमस थी वो 24 और 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी से रिलेटेड थी। वो पूरा है ना, वो चाह रही थी कि देखो पावर ऑफ सेपरेशन की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। पावर ऑफ सेपरेशन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर रहती है और जो अपने जो लेजिस्लेचर है उसके पास जो पावर रहती है, तो वो इंदिरा गांधी चाह रही थी कि मतलब कि अगर लोकसभा जो भी मतलब संसद अगर कोई चीज़ को अमेंडमेंट कर देती है तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है विवाद चल रहा था, ठीक है। तो ये बात सही है, पर फिर बता रहा हूँ 24 और 25 के कारण ही है ना इंदिरा गांधी पे केस भी चलता है, ठीक है। और इसी मामले में याद रखोगे ना तो वो वाला केस भी होता जब पहली बार भारतीय संविधान में ये होता है। अरे श्वेता को कोई मना करो, ये इसका हाँ भारती इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। याद करो कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहली बार ऐसा होता है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस बनता है ना उसमें ये रहता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट रहता है उसी को बनाया जाता है, ठीक है। परंतु इसमें ऐसा था कि उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम में जो ये सीनियर जो था वो इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, जो इससे जो जूनियर रहता है उसको डायरेक्ट चीफ जस्टिस वो बना देती है। तो इसी कारण बोला जाता है ना, इसीलिए फिर 1975 में फिर जो इमरजेंसी लगी, ये सब कारण थे 24 और 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये अच्छे से जाके देख लेना एक बार इसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ यार दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अभी आओ छठे क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ये अगर अब ये पता हो पीडीयू वर्ष किसने समाप्त किया था, ये तो पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी 1971 को। हाँ ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख लो ना। देखो पीवी पर अब देखो उस टाइम क्यों किया गया था, मैं थोड़ा एक बेसिक बता देता हूँ। इसके लिए वो हाँ वो प्रधानमंत्री सीरीज देखना, प्रधानमंत्री एपिसोड, तो मैं बता रहा हूँ देखो वो बहुत हेल्प करेंगे पीटी में और मेंस में, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वो प्रधानमंत्री एपिसोड है ना, वो सीरीज पूरा देखना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सबको पता है ना पीवी पर क्या था, क्या सारी चीज़ें थी, या फिर मैं बताऊँ इसके बारे में कुछ बेसिक? जी बता दीजिए सर बेसिक्स। अब देखो सुनो ध्यान से। अब जब क्या हो रहा था कि भारत जब आज़ाद हुआ ना तो उसके बाद में क्या है, रियासतों का एकीकरण होना था, ठीक है। तो जो रियासतें थी वो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाह रही थी, ठीक है। तो उस टाइम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन थे, उन्होंने क्या किया कि प्रपोजल रखा कि आपका जो है देखो जो आपकी आर्मी है उसको इंडियन आर्मी में सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो जितने भी रजवाड़े थे, अब भाई सबाई सी बात है, जो रियासतें थे वो राजा महाराजाओं की तरह रहते थे, तो उनको बोला गया कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार के धन की तरफ से आपको जो जितना भी आप राजशाही तरीके से रहते हो उसके लिए आपको खर्चा मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये उस टाइम क्यों सबाई सी बात है कि उस टाइम देश को एक यूनाइट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था भारत के लिए, ठीक है। तो उस टाइम तो उनको ये दे दिया गया। पर बाद में क्या हुआ कि जब देखो नेहरू था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, नेहरू मतलब थोड़ा लिबरल आदमी था, ठीक है। जब इंदिरा गांधी आती तो इंदिरा गांधी को सबाई सी बात पता लग गया था कि जब वो 1967 में जब उसको चुनाव उसको वो याद रखना कि कांग्रेस के टुकड़ा हो जाता उस टाइम, तो इंदिरा गांधी को पता था कि मैं ऐसे तो चुनाव नहीं जीतूंगी, तो उसने फिर सोशलिज्म की जो विचारधारा, इसीलिए याद रखो जो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और उसमें जो समाजवादी वर्ड जो जोड़ा जाता है अपने प्रस्तावना में भी जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसी के कारण अपने फंडामेंटल ड्यूटीज भी आते हैं, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो उस टाइम इंदिरा गांधी को पता लग गया था कि मुझे समाजवादी का चेहरा ही अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर देखो उसी टाइम जो है 1967 में याद रखो कि जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है उसी टाइम होता है, ठीक है। जो ये बैंक बीमा कंपनियां होते हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण उसी टाइम होता है। तो इंदिरा गांधी को लग गया था कि मेरे पास यही है। तो उसके पास अब सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो राजा महाराजा को फ्री फोकट में जो पैसे मिल रहे हैं अब इसको भी खत्म करो। तो फिर जो 1971 में जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले इंदिरा गांधी घोषणा कर देती है अगर मैं सरकार में आती हूँ तो स्वाभाविक सी बात है मैं पीवी पर्स को समाप्त कर दूंगी। और इसी कारण ये होता है कि इंदिरा गांधी उस टाइम बहुत बहुमत से जीतती है, लगभग 375 ऐसी सीटें आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये था पीवी पर्स क्या है सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ प्रधानमंत्री एपिसोड देख लेना और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब 7वें क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और ये आना चाहिए सबको। यही नहीं तुम्हें पता है कि ये देखो, अब देखो इस तरीके से आप देखो पार्टिसिपेट करो, नहीं तो फिर मेरा क्या ऑप्शन ए सही है सर, ऑप्शन ए सही है सर। विधायक न्यायपालिका के प्रति जवाब है, गलत है यही नहीं तो नहीं सर, न्यायपालिका नहीं सर, कार्यपालिका सर। सर यही आएगा इसका।
राष्ट्रपति न्यायपालिका। सर हमको डी भी सही गलत लग है। रहा है, मतलब सी भी गलत है। आएगा ना? जवाब देगा सही लग रहा है। जवाब दे अब बचा ही है। तुम लोग भी, अरे तुम लोगों को सही लग रहा ये है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है। अब सुनो ध्यान से चुपचाप। अब देखो, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था के विषय में निर्मित कौन सा वक्तव्य सही है, अब ध्यान से समझना। संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। अब कल भी मैंने बताया था संसदीय व्यवस्था में कौन कौन आता है। पहले तो यही पता होना चाहिए संसद में कौन कौन आता है। ध्यान से समझना। लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, ठीक है, और अपना राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि अपना जो यहीं से एक लेजिस्लेचर बनता है, ठीक है। अब देखो तीन अपने जो पावर ऑफ सेपरेशन के जो कॉन्सेप्ट चलता है उसमें तीन चीज़ें हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, और अपना जो एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, और अपना जो जुडिशरी हो गया, ठीक। अब याद रखना कि जो संसदीय व्यवस्था में क्या रहता है कि जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो जो लेजिस्लेचर रहता है इसके प्रति जवाबदेही होता है। और वो क्यों जवाबदेही होता है, इसका रीज़न ये है भाई, स्वाभाविक सी बात है कि जो लेजिस्लेचर होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अब जब जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो स्वाभाविक सी बात है एग्जीक्यूटिव को किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो। अरे यूपीएससी ने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब मुझे बताओ क्यों गलत हो रहा है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो अब इसमें साफ कहाँ पे ऐसा लिखा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा। देखो पहला पढ़ो, विधायिका न्यायपालिका के प्रति गलत। विधायिका देखो विधायिका नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति होती है, ये पढ़ो। अब देखो वो एग्जामिनर किस तरीके से सेंटेंस को घुमा रहा है। अगर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आप फंस जाओगे। कार्यपालिका ना विधायिका के प्रति जवाबदेही रहती है, उसने उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगला देखो, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र, गलत बात भाई, स्वाभाविक सी बात है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक। अगला, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, अरे कब से होने लगा है, गलत। तो ये आंसर अब समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है, ये चीज़ याद रख लेना। और लगभग 2011 से लेके यूपीएससी ने 2011 से लेके 2023 तक लगभग 5 या 6 बार ये क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन सेम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। सर इसका राम मनोहर लोहिया है। जयप्रकाश नारायण। ये देखो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सर एक तो ये सही क्लियर नहीं दिख रहा है। जयप्रकाश नारायण है। अरे दिख नहीं रहा तो अपना पीडीएफ खोलो ना। दिख नहीं रहा क्या? इससे अच्छा तो दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ इससे। तुम्हारा नेट अभी दिख रहा है तो दोबारा पीडीएफ। अब देखो सुनो क्या हो गया, तो पीडीएफ इसमें महात्मा गांधी होगा सर ये। देखो मैंने कल भी बताया था इसका आंसर। चलो एक बार मैं पीडीएफ भेज देता हूँ तुम लोगों को दोबारा। तुम लोगों को मिली नहीं क्या? सर पीडीएफ है ग्रुप में, तो है फिर ग्रुप हाँ, तो में फिर देखो। ग्रुप में जाके देखोगे तब ना। गांधी लग रहे हैं, मेरे को सी लग रहा है। महात्मा गांधी। देखो सुनो इसके, देखो ध्यान देखना, मैं बताता हूँ अब इसकी स्टोरी। अब देखो इसमें ना इसका दोनों आंसर है। अब देखो पीसीएस में ऐसा ही होता है। देखो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? एक चीज़ याद रखना, ये जो सबसे पहले हो गांधी बताते हैं इसके बारे में। गांधी खुद बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई दल वल नहीं बनने चाहिए, क्योंकि दल से क्या है जो है देश बढ़ जाएगा। अरे हकीकत बात है, देखो आज बीजेपी वाले कांग्रेस वाले किस तरीके से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो गांधी का भी ऐसा था कि भाई दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए, दल वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गांधी का तो था ही, ठीक है। याद करो जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट, तो जेपी मूवमेंट होता है ना, तो वो भी यही मांग करता है कि दल विहीन प्रजातंत्र होनी चाहिए। तो इसका दोनों आंसर दिया है एमपीपीसीएस ने। ऐसे महात्मा गांधी, अगर जैसे मान लो कि आपको जयप्रकाश नारायण नहीं मिले तो महात्मा गांधी मार के आना, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये गांधी का सबसे मेन आइडियोलॉजी थी। गांधी इसलिए तो बोलते थे कि अपने को इस सेंटर में कोई सरकार चाहिए नहीं, पंचायती राज सिस्टम में इस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो चाहिए, ठीक है। ताकि ये, अब देखो ये एक चीज़ ये कहीं ना कहीं सही भी है। देखो अभी आप जैसे बंगाल में देखो, अभी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे सोचो पंचायती लेवल पे भी बीजेपी कांग्रेस मतलब जो भी है वहाँ की जो सरकार है, तो देखो वहाँ कितने लोग मर रहे हैं। तो वो कारण क्या है? वहाँ पे दलों के कारण तो ये चीज़ें हो रही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसका सी और डी दोनों आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। केसीवीयर। डी केसीवीयर। पक्का? हाँ। अब देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें बस ज़्यादा यार ये ऐसे यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, बस ये पता होना चाहिए। ये देखो पहला ही क्वेश्चन था शायद, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्वासी फेडरल स्टेट, बस ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा कभी पूछता नहीं है। बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बताओ।
ये तो पता होना चाहिए। हाँ ब्रिटेन ही होगा। हाँ, सर्वप्रथम संसाधन सरकार के देश में ग्रेट ब्रिटेन ही तो था। और यही तो कारण है, भारत ने जो संसाधन सरकार लिया है वो कहाँ से लिया है? ग्रेट ब्रिटेन से तो लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी देखो ना, देखो डेमोक्रेसी की शुरुआत है सबसे पहले यहीं पे होता। कौन सी क्रांति होती है? याद करो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो? कौन सी क्रांति होती है जो वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है यूके में? बताओ। गौरवपूर्ण क्रांति याद नहीं करोगे? हाँ 1664 वाली। ओ सर 1664 है ना कि 88 है, पता नहीं, बट एक बार ही रीड कराए हमने तो। ठीक है, जो भी गौरवपूर्ण क्रांति होती है उसी के वहाँ पे ना संसद का स्थापना होती है। और यही तो एक मेन रीजन भी रहता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने का कारण। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक चीज़ें से चलने लग जाती है, तो ये भी एक कारण होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अरे दूसरी बात इसलिए भी पता होना चाहिए कि भारत ने जो है संसदीय जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, यहीं से लिया था। और याद रखो 2021 में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। बताओ फटाफट से। लास्ट पांचवा, राज्यपाल की नियुक्ति है सर इसमें। अब अरे देखो ऑप्शन देख लो पहले, ये है। अब देखो, अच्छा ये तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व का मतलब होता है कि जो स्वाभाविक सी बात है, किसके पास पावर होगी? सेंटर के पास। हाँ, तो इसमें राज्यपाल सेंटर का प्रतिनिधित्व करता है ना, उस अकॉर्डिंग पीछे और इस तरह से है ना। तो फोर्थ होगा जिसमें होगा। फोर्थ किस में है? अब सुनो ध्यान से, क्या आएगा? क्या आएगा उत्तर? डी आएगा, क्योंकि फोर्थ डी में ही आ रहा है ना, और तो डी दिख नहीं, फोर्थ तो दिख नहीं रहा है किसी में। हाँ, डी आएगा इसका। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये यूपीएससी ने पूछा ये क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लगभग किसी यार CGPCS का क्वेश्चन है 2017 का। ये यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था, 3 क्वेश्चन पूछे थे। अब ध्यान से समझ लो ये चीज़ें। ठीक है, अब देखो मतलब जो इंग्लिश का देखो, विच यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है, मतलब जिसमें ओनली सेंटर के पास पावर रहती है, ओनली सेंटर के पास। ठीक है, देखो ये लिखित संविधान है, ये तो वैसी बात है, ये कोई ऐसा वो है नहीं। ठीक है, कठोर संविधान है, ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी कोई मतलब नहीं है। ये पावर्स की बात कर रहा है, जो पावर ऑफ सेपरेशन की जो बात करते हैं ना, जो मान लो कि जैसे एक संघ सूची का आती है, ठीक है, समवर्ती सूची आती है और एक स्टेट लिस्ट आती है। अब देखो याद रखो, एकात्म तत्व, स्वाभाविक सी बात है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति किसके निर्देशन में काम करता है? सेंटर के में। ठीक है, तो ये होएगा। शक्तियों को विकेंद्रीकरण, ये तो भाई राज्य और केंद्र में सब में डिवाइड होता है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर आप दूसरा भी काटोगे ना तो उससे भी हो जाएगा। देखो ये भी कट गया, अब पहला ये सब कट ही रहे थे तो हो गया। ठीक है, आगे देखो, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। ठीक है, तो ये तो है ही। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एकात्मक पावर है ये। ठीक है, सेंटर के पास ही होती है, उसमें स्टेट कुछ ज़्यादा रोल नहीं कर सकते। और जो संवैधानिक संकट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि वित्त आपातकाल कौन लगाता है? सेंटर ही लगाता है ना। 360 हो गया, आर्टिकल 352 हो गया। ठीक है, तो ये किसके हाथों में है? ठीक है, सेंटर के हाथों में होता है। एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये भी वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर मैं बता रहा हूँ, अब ये आपको पता होनी चाहिए कि एकात्मक कौन कौन सी है, क्या है, सारी चीज़ें आगे जब है इस पर अच्छे से काम कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। डी होगा सर इसमें, कोई नहीं हो सकता। अरे सर इसका एक आएगा, भारत सर ए होगा, राष्ट्रमंडल का सदस्य अपनी मर्जी से लिया आएगा। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, भारत की सॉवरेनिटी के संबंध में। ठीक है, निम्न कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब ध्यान से समझना, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये बात तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का है। ठीक है, और कौन है कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये भी समझ लो। जहाँ पे ब्रिटिश ने जहाँ पे भी राज किया था, ठीक है, तो उसके मतलब ये हुआ था कि जब फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को भी आज़ाद कर देते, सब चीज़ें थी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लोगों का ऐसा कहना था कि हम ठीक है, जो भी हम इन्होंने राज किया है यहाँ पे, तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हम मतलब इनसे हमने कुछ सीखा है,
तो उन्होंने फिर एक कॉमनवेल्थ मतलब नेशन करके एक बनाया था, तो उसमें जितने ब्रिटेन ने जहाँ पे भी राज किया है, तो लगभग इसमें शायद आप देख लेना, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर 52 की समथिंग कंट्रीज है आज भी इसमें, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो भारत इसका सदस्य है, आज भी है, ठीक है। अब आगे देखो, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की समुन्नति कम हो जाती है। अरे नहीं, ये खुद का भारत का डिसीजन है। भारत मान लो कि यूएन का अगर नंबर वो मेंबर है, तो उसमें क्या है उसकी, ठीक है। तो ये याद रखना कि सोवरेनिटी कम नहीं होती है, क्योंकि भारत का खुद का डिसीजन है ना। और ये और चीज़ याद रखना कि भारत ने 1947 के बाद में डिसीजन लिया था कि ये शायद मुझे याद है अच्छे तरीके से 1949 में जाके भारत इसका सदस्य बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ जी सर, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो वो देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। सर सर बी आएगा इसका, बी। डी क्यों आएगा बताओ? ए आएगा सर बी आएगा सर, बी इसलिए आएगा सर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का एक अपना संविधान है सर। संविधान और दोनों लोकतंत्र पता अलग चाहिए, अलग पर हो इसकी रहा है। व्याख्या नहीं कर रहा है ना। हाँ, इसका बी आंसर आएगा, सही है। अब देखो सुनो कैसे, ध्यान से समझना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये तो अपने को पता है भाई, डेमोक्रेटिक देश है। किताबी है, रियलिटी में नहीं है, ठीक है। अब ये रियलिटी में बता रहा हूँ, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, परंतु नॉट, मतलब वो तो है ही, हर चीज़ ऐसे ही होती है। चलो ठीक है, भारत का अपना ही संविधान है, ये बात भी सही है, ठीक है। पर मुझे बताओ इससे क्या रिलेटेड है? ये सब कोई ज़रूरी नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे संविधान है परंतु डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो सब ऐसी बातें इसकी व्याख्या नहीं करता। समझ में आ गया? तो बी आंसर है इसलिए इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अरे देखो एक चीज़ याद रखो, मेंस के लिए जब पॉलिटी पढ़ोगे ना, थोड़ा एक एग्जाम्पल भी रखना जहाँ पे उस कंट्री का संविधान है परंतु लोकतांत्रिक नहीं है। और ऐसे बहुत सारे देश भी है जहाँ पे लोकतांत्रिक है, जैसे ब्रिटेन ही है पर उसका संविधान नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अगला बताओ 14 क्वेश्चन। राष्ट्रपिता SID ठीक है, ये सही है। देखो सबाई सी बात है, सुशासन में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ आना चाहिए। सबाई सी बात है। लाल पीता सही तो नेगेटिव इमेज है इसमें। देखो जो मैं फॉर्मूला जो सिखाता हूँ वो भी सीख सकते हो, जो ओड इवन कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। देखो ये सब क्या है, इवन है और ये ओड है, ये नेगेटिव है और ये सब क्या है, पॉजिटिव है। ये तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ो अब बताओ, ये फटाफट सब फटाफट होगा, फटाफट बताओ। अरे बताओ जल्दी से। सर ये DPSP का होगा सर, ए। हाँ DPSP होगा। तो DPSP सबाई सी बात है, कहाँ पे आती है? वेलफेयर स्टेट की बात DPSP में आती है, ठीक है। देखो ये कैसे है, ध्यान से समझो। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ये व्यक्ति किस धारणा को व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की बात है भाई, सबाई सी बात है। आज देखो ना, आप बिजली यूज कर रहे हो तो स्टेट के कारण यूज कर रहे हो, ठीक है। आप जो लैंड यूज करते हो वो भी स्टेट की है, ठीक है। सबाई सी बात है। स्टेट हर जगह, राज्य कानून हर जगह, मतलब बोलते हैं ना पुलिस, मतलब कानून की पकड़ हर जगह होती है। तो भाई सबाई सी बात है, तो वेलफेयर स्टेट में ही पाया जाता है। जैसे गवर्नमेंट मान लो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, सारी चीज़ें। कम्युनिस्ट ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और सबाई सी बात है, DPS में भी वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, तो ये चीज़ याद पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, UPSC में पूछा जा सकता है। पूछा इन द सेंस कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब ये सीखना चाहिए। अगला देखो, इसका सी होगा तो क्या होगा? सी। ओह माय गॉड। सर इसका ए आएगा, संविधान भारत में। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा समझा करो। हाँ, ए आएगा इसका आंसर। देखो क्यों आएगा, ध्यान से समझो। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न है, ठीक है। इसीलिए तो अपन डेमोक्रेसी की जो देखो सबाई बात है, लोकतंत्र में कैसे शक्तियों का पावर क्या है, सब कहाँ पे लिखा है? संविधान में तो लिखा हुआ है ना। इसी के कारण तो अपन जो डेमोक्रेसी, राजतंत्र में भी तो शासन लिख सकते हैं ना। क्या राजतंत्र में भी तो कुछ मंत्री वगैरह शासन वगैरह लिख के उसके अकॉर्डिंग शासन चला सकते हैं ना। देखो मुझे एक चीज़ सुनो ध्यान से, कभी भी है ना, कभी भी एक क्वेश्चन करने का मैं एक और तरीका सिखाता हूँ तुम लोगों को। जब है ना मान लो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा हो, तो आप ये सोचा करो कि सबसे गलत क्या है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है। ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है क्या? ओनली मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इसीलिए वो प्रजातंत्र है? नो, ये तो गलत है। जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। एक चीज याद रखो। हाँ, तो प्रजातंत्र का मतलब प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसको चेंज भी कर सकती है, लाइक वैसे हो सकता है।
बदलने का अधिकार तो नहीं है। कहाँ कर रही है? ऐसे तो चेंज होता तो मणिपुर चलो ठीक है, में कोई change बात हो नहीं, जाता सुनो है, इतना आगे कितनी बार चल रही है। चलो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं, अभी इसको डाउट में रखते हैं अपन, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अब देखो, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित होती है, गलत है, ये किस में होती है? जनता में, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब बात आती है, दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं, ठीक है, अब देखो दो में डिसीजन अपने को लेना है, ठीक, अब ध्यान से समझना। देखो, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, देखो जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में प्रजातंत्र है। मैं बता रहा हूँ, प्रजातंत्र डिसाइड करता कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके आधार पर ही सारी चीज़ें जो बटी हुई है, सारी चीज़ें उसके आधार पर है। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का नेचर अलग है, वो आपसे देखो, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, अभी क्वेश्चन का नेचर अलग है, आप जो लोग चीज़ समझ रहे हो वो नहीं है। सर बहुत से कंट्री में तो जो है ना, मतलब लिखित संविधान नहीं है, जैसे ब्रिटेन है, तो फिर भी वहाँ पे प्रजा की भी तो चलती है ना, प्रजा की भी तो बातें अपन हाँ सुनते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है ना यहाँ पे, ये भी तो देखो, ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन में चलो। भारतीय संविधान से हाँ सर, सी बात है, कौन सी सूची में है बताओ? अरे संवर्ती सूची है ना, 7वीं। हाँ ठीक है, अगला 18 फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट 18। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकता है ये क्वेश्चन तो। ये राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। हाँ ठीक है, वैसे भाई बात है, गणतंत्र क्यों? देखो ध्यान से समझना, देखो ब्रिटेन में पाया जाता है राजतंत्र, राजतंत्र क्यों पाया जाता है? वहाँ पे जो महारानी है ना, उसको मेन प्रमुख माना जाता है। भारत में गणतंत्र इसलिए माना जाता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च व्यक्ति है, कौन है सर्वोच्च व्यक्ति? राष्ट्रपति। ये किसके द्वारा चुना जाता है? मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा ही चुना जाता है ना, क्योंकि भारतीय जनता इन सांसदों को, इन एमएलए को चुनती है और ये लोग इनको चुनते हैं, इसीलिए गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र। क्यों? राज्य का अध्यक्ष से वो निर्वाचित होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला 19 बताओ। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। हाँ फर्स्ट टाइम सुन रही, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई मित्र, ये सब देखो, ये पीसीएस के लिए, यूपीएससी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मिथक और कहावत के रूप में प्रशासनिक सिद्धांत किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन है इसका आंसर। ठीक है, चलो छोड़ो, ये तो मतलब पीसीएस के लिए हो सकता है, पर मैं फिर बताऊँ ना, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन मत लो। आगे बढ़ो, 20वां क्वेश्चन, वो मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, वो इतना मेरा कॉमन सेंस है, टेंशन मत लो आप, वो टेंशन मत लेना उस क्वेश्चन के बारे में। आगे इसके बारे में बताओ, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कल सिलेबस बताया था, याद करो, डायरेक्ट ये सिलेबस में मेंशन है, अपने मेंस के सिलेबस में, तो पीटी के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। बताओ इसका फटाफट से आंसर। इसका राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। अब सुनो ध्यान से, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्न कौन कौन सी विशेषता समान है? मतलब कॉमन फीचर पूछ रहा है। डी इसका आंसर है, डी सर। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है सर। ये समझ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है ना, ये पता है ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से, ये अमेरिका से नहीं लिया गया, अमेरिका में है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं, आंसर आएगा नहीं। ठीक है, मनोनीत सदस्य अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास कहाँ पे? केंद्र के पास होती है, ये भी गलत है। ठीक है, अब आओ, राष्ट्रपति पास पॉकेट शक्ति, ये तो है, ये भारत में भी है और अमेरिका में भी है। उस सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भारत में है, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे चुन के आते हैं, ओनली ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, आओ फटाफट से 21वें क्वेश्चन में आओ फटाफट। इसका ये है क्या, शासन में नैतिकता? और कोई आंसर देना चाहेगा इसका? ये नागरिक केंद्रित प्रशासन भी तो हो सकता है, एथिक्स में तो पढ़ा लग रहा है। यही आंसर शासन के केंद्र बी है, बी है। अरे भाई सवाल की बात है, देखो ध्यान से समझो, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की वो सर पहचान की? नार्वे रिपोर्ट है ना इसकी। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 22वां क्वेश्चन,
ये तो भाई एनसीईआरटी छठी क्लास का क्वेश्चन है डायरेक्ट, पहला चैप्टर का ही। हेलो, हाँ चलिए आएगा। डी, मुझे तो सभी सही लग रहे थे। डी है, ठीक है इसका। अब देखो क्यों है डी, वो ध्यान से समझो। देखो भारतीय संघवाद में, ठीक है, अब ये देखो किसकी बात कर रहा है, ये चीज़ फेडरलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। विविधता में एकता को प्रोन्नत करने के लिए किन किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अब देखो सभाष बात, अंतर्राज्यीय परिषद इसमें, क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद इसमें भी यही काम होता, तो ये तो होगा ही, ठीक। वित्त आयोग में क्षेत्रीय परिषद, ये भी यही काम करते हैं, ठीक है। एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी है सारे के सारा आंसर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन, अरे ये तो कितनी बार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। ये तो कितनी बार, 4-5 बार क्वेश्चन कर लिए। वो तो राष्ट्र संघी है ना, संविधान की प्रकृति इसमें क्वासी फेडरल नहीं है क्या अपना? तो क्वासी फेडरल ऑप्शन नहीं दे रखा ना, क्वासी फेडरल कहाँ दिया है? नहीं, ए ही जाएगा ना फिर तो। अर्ध संघात्मक है तो कहाँ दे रखा है? वो डी आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ई। हाँ, तो ये कैसे? अब यही तो, और सोचो ये तो कितनी बार क्वासी फेडरल 2-3 क्वेश्चन में अपन पहले रिपीट हो गया, अपन अभी तो किए, अभी भूल गए क्या तुम लोग? ठीक है, अब देखो ये मैं दो इस क्वेश्चन में इसीलिए बताऊँ पीछे से क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्वेश्चन 2017-2015 में पूछा, ठीक है। ध्यान से, यूपीएससी 2019 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और शायद एक बार 2018 में भी पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। सोच लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अगर ये अपन ये करेंगे ना तो इसका ये फ़ायदा मिलेगा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2024 में, ठीक है। बता फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो पता होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने 2 बार पूछा है ये क्वेश्चन। 91। हाँ 91 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखो मैंने उस दिन ही बोला था, अब तुम्हें थीम पता लग जानी चाहिए। देखो जो लक्ष्मीकांत के पीछे जो सारे अमेंडमेंट दिए हैं वो रटे हुए होने चाहिए अच्छे तरीके से। यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन बनाती है, ये स्टेट से सब बना ही रहे हैं, ठीक है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें 15% कर दिया गया था, इसलिए आजकल मंत्री है ना शायद 72 या 75 मंत्री बन सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, सबको मतलब एक ही मिनिस्टर है ना 3-3 4-4 मिनिस्टर बनते थे, तो ऐसा होता था। फिर बाद में है ना ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाद में भाई आप 15% ही है ना जो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका बना सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सभा की बात है, खर्चा बढ़ता था उससे, हर कोई मंत्री है वो सेवा यूज कर रहा होता, ठीक है। तो ये चीज़ केंद्र में प्रधानमंत्री को लेते हुए 15 हो सकते हैं, और राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 हो सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और वो मिनिमम क्राइटेरिया भी है। चलो ठीक है आगे बढ़ो, 25वां क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई ज़्यादा टेंशन मतलब नहीं, कौन से विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, तो इसका आएगा आंसर ए आएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, ठीक है। तो ये छोड़ो, कोई मतलब आपने जो टॉपिक दिया था उसके क्वेश्चन में सारे हमें तो ये सारे मिले ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने क्या किया है ना कि मतलब इस क्वेश्चन में डाल दिया, ये बेसिक क्वेश्चन है, जब आप आगे पढ़ोगे ना तो उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होंगे दोबारा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखो, ये भी कोई ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता को समर्थक था, तो हेनरी फ्योल था ये, ठीक है। ठीक है, छोड़ो ये कोई अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका देखो, यदि हमारी सभ्यता विफल होती तो मुख्यतः प्रशासन के दस्त होने के कारण ये कथन दिया गया है, तो ये है अब देखो इसीलिए मैं आज जोड़ता हूँ पीसीएस में, इसीलिए तैयारी नहीं करता भाई मेरे से तो कभी याद ना हो ये इसलिए यूपीएससी अच्छा है। देखो यूपीएससी में एक बार एक ही बात बोलूँगा, यूपीएससी टफ थोड़ा पड़ता है, टफ इन द सेंस तब पड़ता है जब आप मान लो कि विदाउट गाइडेंस तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी लॉजिकल एग्जाम, ऐसी मेहनत नहीं करवाएगा यूपीएससी आपसे, गधा मजदूरी बोलता हूँ मैं तो इसको साफ सीधी सी बात है ये देखो ये कहीं मिलेंगे भी नहीं, और फालतू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक फालतू का बटन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ यूपीएससी पे भरोसा करो, एक बहुत अच्छा एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो, मतलब लॉजिकल एग्जाम क्वेश्चन पूछता, फालतू ये क्वेश्चन नहीं पूछता जिसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है। अब क्या मतलब है इनका, आप ही खुद ही सोचो, आप इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे देखो ना यूपीएससी वो ज़्यादा, देखो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये बनाओ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, 2800 बताओ फटाफट से। निम्न कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? स्वतंत्र। अब देखो ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और कोई बताएगा कोई आंसर? बी होगा। क्या? बी क्यों होगा? राज्यों के बीच में तो होगा, एकल नागरिकता चलती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब अमेरिका से मिलते हैं, तो अपना भी अमेरिका का ये संघीय लक्षण,
तो ये और कोई बताएगा इसमें? सर डी होगा ना। अमेरिका में तो 2 नागरिकता होती है ना। अरे भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है, भारत का पूछ रहा, क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार। डी होगा। बताओ बताओ, डी कैसे होगा? ये तो है ही, अपन ऊपर तो पढ़े। सर न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। सी है इसका आंसर। ठीक है, कोई बताएगा इसका रीजन? मुझे बताएगा कोई? क्योंकि राज्य और पूरे देश की एक ही नागरिकता होती है, जबकि अमेरिका में तो राज्य की अलग और यूएसए की अलग होती है ना। देखो, संघीय लक्षण का मतलब होता है कि स्वाभाविक सी बात है, जो राज्य के पास में भी पावर हो, सेम वही स्टेट के मतलब सेंटर के पास में पावर हो। तो ये तो ओनली किसके पास में पावर होती है, ठीक है। तो वो यही पूछा, संघीय लक्षण नहीं है, तो यही तो है। ये तो स्वतंत्र न्यायपालिका तो दोनों के लिए काम करती है, स्टेट के लिए भी काम करती है, सेंटर के लिए काम करती है। यहाँ पे तो बस शक्ति को विभाजन 7वीं अनुसूची उसमें दिया ही है। लिखित संविधान के अनुसार तो स्टेट और उसमें सेंटर में पावर डिवाइड होती है, यही तो है जो वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको करो। मैं तो 29 पढ़ रही थी। ये होगा रक्षात्मक करता। तो थोड़ा जाग के रहो, ठीक है। नहीं, विशेषता नहीं। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं सर, ए होना चाहिए इसका। अदर कंट्रीज की भी नागरिकता रखते हैं सर, वो फिर कैसे रखते हैं? ऐसा नहीं है, अगर कोई दूसरी कंट्री का एडॉप्ट करता है तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। फटाफट बताओ, गुणंती से क्वेश्चन को बताओ। हाँ, ए उठा के फेंक दूंगा, ये नहीं है, नहीं है, ये कौन पढ़ेगा? वो आपसे अध्यात्म सरकार, ये कहाँ पे होती है? अमेरिका में, भारत में चली चलती है। उठा के फेंक दूंगा, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, यही गलतियां करके आओगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, भारत की संसद में सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है, ठीक है। ये पता होनी चाहिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आओ फटाफट से, फटाफट बताओ तीसरा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन वही आ गया, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। अरे बताओ बताओ फटाफट से। मम्मा क्या ना, ये सेम क्वेश्चन है, अभी तो किए थे ये क्वेश्चन। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्म तत्व राज्यपाल की नियुक्ति है, तो नियुक्ति आ गया, तो ये आ गया, फटाफट से आंसर, ठीक है। अब देखो अगला, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये तो है ही, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और उसके बाद में अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी है, ठीक है। ये सक्रिय केंद्रीकरण, ये तो है नहीं, तो पहला तो ऐसे कट जाएगा, जहाँ पे पहला हो तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। फिर न्यायिक पूर्ण, ये भी भाई स्वाभाविक बात एकात्मक नहीं है, संघात्मक है, ठीक है। तो चौथा भी अपना कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, ये संघात्मक है, उस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अरे जल्दी करो। परोक्ष तय क्या मतलब होता है? बस करिए, वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं। परोक्ष तय क्या मतलब होता है इसमें? अरे कहाँ पे दिख रहा है आपको भारी? ये करो पहले क्वेश्चन 31, तुम 32 में कैसे भाग रहे हो? नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? नहीं, जल्दी करो। अरे कहाँ सो गए क्या सब लोग? नहीं सर, कौन सा नंबर है क्वेश्चन का? 31। सर ये अमेरिका की विशेषताएं है ना, अध्यक्षात्मक वाली। हाँ, समय को डी लग रहा है। सी होगा इसका। ए उठा के फेंक दूंगा, क्वेश्चन तो पढ़ लो ध्यान से। राष्ट्रपति विशेषता है। हाँ, मुझे तो ए बी तो सही लग रहा है, सी में कंफ्यूज है, लेकिन ए बी सही है तो फिर डी हो जाएगा। डी आंसर। देखो, अध्यात्म शासन प्रणाली की विशेषता, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता ही है, ठीक है। सारी पावर उसके पास होती है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन करता है। देखा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप किसको भी उठा के ला रहा था, वहाँ पे चलता है, वो जिसको चाहे मंत्री बना दे और अगली रात ही लात मार के भगा सकता है उसको, उसके पास ये पावर होती है। ये हकीकत है, ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये बात सही है, ठीक है। तो सारे के सारे सही है, ठीक है। आगे देखो 32। परोक्ष तय के क्या मतलब इधर होता पढ़ लो है? ना, इनडायरेक्टली ये गलत है। परोक्ष का मतलब तो सब
प्रत्यक्ष होता है ना, अरे उठा के फेंक दो, इनडायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष रूप से। इंग्लिश में देख लो। सर ए आएगा इसका। हाँ देखो, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित मतलब मैं सभा मतलब जनता से ही चुनती है, परंतु जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं वो चुनते हैं ना, तो ये बात तो सही है। जब ये सही है तो ये गया ऑप्शन। अगला देखो, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। यही तो मैंने बताया था अभी, गणतंत्रवाद का तो अपन देखे थे, उसमें क्या होता है, जब जनता के प्रतिनिधि उसको जो चुनते हैं, और यही तो, ये देखो इसका मतलब ये बात सही है, तो मतलब ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, 33 जल्दी जल्दी करो रे, सो रहे हो क्या, नींद आने लग गई क्या तुम लोगों को अभी? क्वेश्चन बनने में टाइम भी तो लगता है। सर पढ़ के आई हूँ खुद क्वेश्चन खुद। करो थोड़ा कंफ्यूजन लिया करिए ना। क्या हो गया? अरे क्या बंद कर दीजिए, पढ़ भी नहीं पाए सारा दिन। क्या बंद कर दे? क्लास 10 बज गए हैं। तो अरे तो नहीं पढ़ पाते, टाइम ही नहीं हो रहा है, वैसे भी टाइम कवर नहीं हो रहा है, दिन भर ऑफिस फिर घर। आज तो वैसे भी लाइट नहीं थी तो कुछ नहीं हो पाया है। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। सर इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन कर दीजिए, तो साल भर तो पढ़ना है ना यही सब। क्या हो गया? ऑप्शन में 30 क्वेश्चन कर लीजिए ना, हम लोगों का थोड़ा सा कंसिडर कर लिया करिए, नहीं हो पाता टाइम। सब बी लग रहा है मेरे 35 क्वेश्चन करेंगे, इससे सर बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, सही है। सुनो ध्यान से, भारत की संघात, देखो मैं इतना और सुन लेता, आप लोग ये बोलते हो ना कि हमारी कंसिडर कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना बना लो फिर लो, तुम्हारा जो हाल डाल डाल तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो कर जाते हैं। हाँ, फिर मैं बात, देखो आप लोगों के अकॉर्डिंग चलूंगा ना, फिर मैं सर वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, और क्या हो सकता है, इतना टॉपिक कम हो गया है तो फिर अब देखो बात ये ना, देखो फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ठीक है, वो आपकी इंडिविजुअल, ठीक है सुनो ध्यान से, वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम। देखो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कंपटीटर तो आपके सबके, देखो आप ये चीज़ सोचो, एक वो भी बंदा जो 24 घंटे यूपीएससी की तैयारी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप जॉब कर रहे हो, जो भी है यूपीएससी, तो मुझे एक बार मेरी बात सुन लो, यूपीएससी तो आपको कोई रिलेक्शन नहीं देगा ना कि हाँ जो नहीं आप जॉब कर रहे हो तो नहीं मैं आपको प्रायोरिटी देता हूँ। हाँ इंटरव्यू में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है, पर मैं फिर बता रहा हूँ पीटी मेंस इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों के बराबर ही। अब इन लोगों के बराबर मेहनत करनी है आपको, तो सब एक सी बात करो। टाइम नहीं मिल पाएगा तो कैसे करें, मुश्किल से 6-8 घंटे निकल ही पा रहे हैं, 10 घंटे का सिलेबस हो रहा है, कहाँ सोना छोड़ दे तो भी नहीं हो पाएगा। 4 घंटे वैसे भी सोता है आदमी। देखो ना, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक बात बोलता हूँ, सर रिकॉर्डेड वीडियो तो होगा ही सर। हाँ। रिकॉर्डेड वीडियो फिर बाद में देख लेंगे। जब लाइव देखने का टाइम नहीं तो रिकॉर्डेड देखने का टाइम कहाँ से निकालेंगे? अब एक चीज मैं बोलूँ ना, बता ठीक है, एक चीज याद रखना, लाइफ अगर आप एक्सक्यूज आप अपने आप से गिनाते रहोगे ना तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप एक्सक्यूज को एक साइड में रख के, एक्सक्यूज हम सारे किनारे कर लिए, हम अपना ऑलमोस्ट टाइम टेबल प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, इधर 5 से 12 का, फिर 4 से सब कुछ कर, फिर 1 घंटे से ज्यादा होता तो थोड़ी सी पढ़ाई पे पहले भी बोले थे कि हाइपर हो जाएगी तैयारी करना में हम लोग के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल ऐसा पड़ा, वहाँ बैठ के हम 1 सेकंड का टाइम नहीं निकाल पाते कि हम पढ़े, भाई किसी की जान हाथ में होती है, तो वहाँ पे नहीं हो पाता। नहीं तो आप क्या चाह रहे हो, नहीं क्या आप क्या चाह रहे हो बताइए मुझे। कुछ नहीं, 1 घंटे की क्लास थी तो बस वही बोल रही हूँ, 1 घंटे तो बस देखो मेरा जो शेड्यूल है कि मुझे 35 क्वेश्चन करवाने थे। अब देखो अगर आप ये डिस्टर्ब नहीं करती तब तक 35 क्वेश्चन हो चुके होते, क्लास एंड हो चुकी होती। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, आप प्रॉब्लम को आगे रखोगे, सॉल्यूशन नहीं सोचोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, आगे करो, आगे मैं कुछ नहीं बोल। ठीक है सुनो ध्यान से, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, इसलिए तो अपन ने अपने ऐसा संविधान बनाया। ठीक है, विविधता के समंजन से एक सशक्त न कि एक कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हो। ये तो गलत बात, मतलब गलत इन द सेंस कि इसके कॉन्टेक्स्ट में तो सही नहीं, इसमें तो सशक्त करने की बात चल रही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। इसका आंसर क्या था? बी। रुक जाओ 1 मिनट, देखो इसको दोबारा पढ़ो। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना था। ये बात तो सही है, ये गया अपना। ठीक है, आगे देखो,
विविधताओं के समंजन में से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो ये बात सभी सी बात है, जब उसको प्रयास किया गया तो इसीलिए तो हुआ। ठीक है, तो मतलब सही व्याख्या कर रहा है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अब ये 6ठी क्लास का क्वेश्चन है, ये 6ठी क्लास का वो पहला चैप्टर पढ़ोगे उसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, 34 क्वेश्चन। जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मैं डी डी और कोई बताएगा? सर ए। और कोई ऑप्शन है? डी। डी कैसे बदला बता दिए, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है सुनो, महिलाएं, दलित, निर्धन व अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, अगला देखो, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। इसीलिए देखो जब ये चीज़ होगी तभी तो ये चीज़ होगा। ठीक है, तो कथन जो आत्मसम्मान को महिलाओं से जोड़ा है और दलितों से जोड़ा है, हाँ, इसलिए इसका ये व्याख्या कर रहा है। हाँ सही तो है। ठीक है, अगला देखो 35। बताओ बताओ फटाफट से। अरे पता होना चाहिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है। सर अरे फ्लोर आ रहा है, डी आएगा सर। डी है। ठीक है, देखो ध्यान से, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है ही। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, सही बात है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही बात है। भारत एक कल्याणकारी समाज है। ठीक है, अब सुनो, चलो ठीक है 35 क्वेश्चन, कल पे 35 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो कुछ लोग मतलब देखो सुनो, अब मैं ये कर सकता हूँ, देखो बात ये है कि देखो क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। फिर ठीक है चलो 1 घंटे का सेशन रखेंगे, तो इसमें ये हो सकता है फिर आप लोग है ना अपने लेवल पे पढ़ लिया करो। ठीक है, और वो मैं स्कैन देने के लिए, मैंने स्कैन कराने के लिए PDF दे दिया है। ठीक है, तो शायद हो सकता है कल तक मैं उसको बोला हूँ कि पॉलिटी वाला पहले स्कैन करके दे दे, तो वो PDF में भेज दूँगा। आप लोगों को क्या करना है, आप पढ़ोगे अपने लेवल पे टॉपिक को। ठीक है, फिर क्वेश्चन को खुद से बैठ के सोल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो फिर बता रहा हूँ, आप चाहते हो कि मैं हर जगह टाइम बचाऊँ, अब समझ में आता है, आप तो क्वेश्चन सोल्व करके आया करो, तो फटाफट फिर मैं क्या करूँगा ना, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। सर हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर बस मेरा PT क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता सर, चाहे आप पूरी रात क्वेश्चन कराओ, पूरे दिन कराओ, मुझे कोई कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, तो मैं फुल नाइट सेशन लेता हूँ आज। चलो ठीक है। सही ना, हमारा तो दिन ही अभी स्टार्ट हुआ है, टेंशन नहीं है। अच्छा, दिन ही अभी शुरू हुआ। 6 बजे उठे हैं हम। अच्छा चलो ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, तो जैसे अब देखो मैं फिर में एक चीज़ याद रखो भाई, कंपटीशन चलो ठीक है, आप मेरे सामने तो एक्सक्यूज दे सकते हो, पर UPSC के सामने एक्सक्यूज दे सकते हो क्या? आप ही मुझे बताइए बार बार। और कंसिडर भाई आपको खुद को करना पड़े। भैया पढ़े हैं, नहीं बन नहीं रहा है, मैक्सिमम लोग बोल नहीं रहे हैं, एक तरह से टाइम वेस्ट ही जा रहा था ना। ये टाइम वेस्ट है, मैं फिर में बार बार बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से बैठ के सुनोगे। हम सुन रहे हैं, हम पूरी चीज सुन रहे हैं, हम क्या ये सारे स्टेट PCS के क्वेश्चन हर कोई कैसे लगा सकता है? जो अपने स्टेट से है वही अपना एक स्टेट का लगा ये पॉलिटी है, तो पॉलिटी लगाने में क्या जाता है? पॉलिटी लगाने में क्या जाता है मुझे बताइए। पॉलिटी तो कॉमन है ना सबके लिए। चलो ठीक है, आगे कल 36 क्वेश्चन से करेंगे। चलो ठीक है, तो रेडी हो जाना, कल पे इस चैप्टर को एंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब चीज़ें तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, मेरा जो टारगेट है वो मैं करवाऊँगा। अगर मुझे लगा कि भाई जो मैं टारगेट आप लेके चल रहा हूँ और वो नहीं हो रहा कंप्लीट, तो मैं फिर में बार बार बता रहा हूँ, मैं आपका रीज़न नहीं सुनूंगा। मैं आप देखो किसी का पर्सनल रीज़न के कारण मैं वो दूसरे बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगा। पहली बात ये चीज़ ध्यान से समझ लो। सर ये ठीक लग रहा है हमें वैसे भी। सर पॉलिटी के लिए 2 मंथ टाइम है ना, तो 1 मंथ ना टॉपिक वाइज करवा दीजिए। तो वही तो करवा रहा हूँ, वही तो करवा रहा हूँ। सर आज का ना हर मतलब पूरे पॉलिटी से क्वेश्चन था। अरे ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा ना उसमें टॉपिक वाइज आएगा, ये थोड़ा रैंडम टॉपिक है। ठीक है, घबराओ मत। हाँ वही तो, इसमें हमारे क्वेश्चन बने नहीं तो मजा नहीं आएगा। जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये शुरू होगा। अब देखो सुनो, मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझो इधर। देखो ये टॉपिक देखो, ये थोड़ा अलग था। ठीक है, ये कहीं बुक में नहीं मिला, इसीलिए यहाँ से है ना ये सब पढ़े हुए आपके लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक एकदम, फिर आपको करने में, ट्यूशन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, घबराना मत।
तो ये जो है थोड़ा, फिर ये आखिरी वाला टॉपिक है, इसमें दिक्कत आएगी बस, और किसी में दिक्कत पर नहीं। जब आप इतना इतना पढ़ लोगे ना आप इतना, तो फिर ये आखिरी वाले में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सर इंटरनल सिक्योरिटी की पीडीएफ सेंड कर दीजिए तो फिर पढ़ना होगा ना। अरे इंडियन सोसाइटी का कर दिया हो ना। कहाँ की? अरे जो फाउंडेशन वाला जो ग्रुप है उसमें मैंने सेंड किया था, कल ही कर दिया था। चलो ठीक है, मैं जी कर दिया सर, समाज शास्त्र के नाम से लिखा हुआ हाँ। है। चलो ठीक है, तो फिर यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लो, और जो जिसको सोना हो सो जाओ जाके। जिसको सर नहीं, आपने ऐसे कब वो नहीं दिया फीडबैक, आपका मुझे पता ही नहीं आपने पता ऐसे, कैसे चलेगा कैसे लिखा था। तो आपने ऐसे कब भेजा मुझे बताइए, कहाँ पे आपका ऐसे बताइए। अरे उस दिन भेजा था ना, डीएम में देखो। आपने इस आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेजा था? नहीं डीएम में भेजा था। पर्सनली भेजा आपने? ठीक है, जो किसी को अपना पर्सनल चेक करवाना कुछ हो, देखो अब बताओ कहाँ पे आपका ये वाला ऐसे। एक सेकेंड दोबारा भेजती हूँ। जो सोना चाहता है सो जाओ, और जिसको बैठना है अगर देखना है ऐसे तो देखो, ठीक है। ये वाला ही है ना? हाँ ये बिना देख के लिखा था या देख के लिखा था? नहीं ये मैंने बिना देखे ही लिखा था, बट मैंने नहीं इसमें वो देखा था कि कोई समझा रहा था, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा था जैसे इन्होंने समझाया। मतलब मैंने YouTube पे देखा था, इसी क्वेश्चन को समझा रहे थे, तो फिर मैंने वैसे ही लिखा। अब ये बताओ ये सही है गलत? रुक जाओ। अरे ये ना, ये काटा पीटी मत किया करो। ये क्या है, पहली लाइन ही काटा पीटी कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। अरे कभी मैंने कितनी बार बोला कि जब भी आप ऐसी थीम लिखो तो ऐसे लिखा करो, और थोड़ा सिस्टमेटिक इसमें आर्ट सीखो थोड़ा, मतलब ये बीच में तो लिखा जा सकता था, ठीक है। सुनो, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ याद रखना कि पक्ष और विपक्ष में ये उस टाइप के ऐसे, मैं ऐसे क्लासेस जब लूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे क्लासेस से पहले मैं अपने कुछ ऐसे जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, मैंने लगभग 20 के समथिंग ऐसे लिखे हैं, तो वो पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्लास की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो आपके लिए क्लास ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखो इस टाइप के जो ऐसे होते हैं वो पक्ष और विपक्ष में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो पक्ष में, अब देखो ये थोड़ा उस तरीके का है। देखो अभी इसमें कितना रेशियो रहना चाहिए, तो ये याद रखना, इसमें 75% रेशियो रहना चाहिए, और इसमें 25% आपको रेशियो विपक्ष में बताना है। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो मिड पाथ वाले होते हैं, मिड पाथ वाले होते हैं तो 50-50% वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। मतलब 50% पक्ष में, 50% विपक्ष में। अब आपको समझ में आएगा। तो अब ये सब ऐसी बात है कि अभी अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिखा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। अब आगे देखो, रूढ़िगत नैतिकता अगर अतीत है तो आधुनिकता आने वाला भविष्य। अब ये क्या कर दिया तुमने? अरे एक लाइन का कोई पैराग्राफ से ही होता है। अरे इसका मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कभी भी कोई कोट लिखते हो तो उसको एक्सप्लेन किया करो। अब जैसे आपने ये लाइन लिख के भाग गए, अब कहाँ भाग गए आप? कि आप कुछ इस लाइन को जोड़ो फिर आगे जाके, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना है ये चीज़। आप देखो आगे, अब अभी कौन कौन है ज्वाइन, ये मुझे बताओ। ये सब लोग ध्यान से सीख लेना ये चीज़। सब लोग भाग गए क्या? जिसको नींद आ रही थी वो भाग गए। सर मैं हूँ। अरे सीखा करो, कौन कौन है अभी? चलो ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी कॉपी बिना चेक रह जाए तो मुझे रिमाइंड करा दिया अगर मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ। और फिर केस तो आप फिर आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेजा करो, ऐसे इंडिविजुअल मत भेजा करो, उससे मुझे आइडिया नहीं लगता। वो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप में इसीलिए तो बोला हूँ, उसी में भेजा करो सब लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक गांव में एक संपन्न धनी किसान का परिवार था जो अपना जीवन समाज के उच्च मानकों के अनुसार जीता था, जिसका संपूर्ण जीवन उसके समाज और संस्कृति के अनुसार ही चलना था, लेकिन उसने अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा से परिपूर्ण कर रखा था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के थीम देखो, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती।
अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो ऐसे की जो थीम है उसको आपने क्या इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने एक्सप्लेन किया है उसको, ठीक है। अब देखते हैं। शिक्षा के दौरान उसकी बेटी को एक निम्न कुल की सहपाठी से प्रेम हुआ। ओह माय गॉड, लव स्टोरी शुरू हो गए। कहाँ मेरे समझ में नहीं, यहाँ से लव स्टोरी कैसे आ गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वह उसके साथ सारा जीवन व्यतीत करना चाहती थी, परंतु देखो ये थोड़ा सर थीम क्या थी? थीम बता दीजिए। देखो सुनो, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती, ठीक है। मुझे समझ में आ गया हाँ कि बिगनिंग जैसे सती प्रथा वगैरह लेके, सती प्रथा की कहानी लेके किया जा सकता था ना। हाँ, वो भी बेस्ट ऑप्शन था, ठीक है। अब दूसरी बात ये सपना, ये देखो ये क्या तिरछा लाइन लिख रही हो बच्चों की तरह। अभी इतना थोड़ा ये सीधी लाइन में, ये सीधी लाइन में सीधी लिखना सीखो, बच्चे नहीं हो आप पहली क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है। देखो कहाँ से ऐसे ऐसे ढलान हो रहा है। और ये देखो ये बाहर भी निकल गई, ये बाहर भी निकल रहा है, नेगेटिव मार्किंग -5। अब नंबर आए नहीं, उससे पहले 5 नंबर उड़ चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। शिक्षा के दौरान उसकी बेटी को एक निम्न कुल के सहपाठी से प्रेम हुआ। ओह माय गॉड। और वह उसके साथ सारा जीवन व्यतीत करना चाहती थी, परंतु वह यह सब अपने पिता की मर्जी से चाहती थी, ठीक है भाई, मतलब आज्ञाकारी बालिका है। लेकिन लेकिन समस्या यह थी कि उसका पिता बेटी को साथ देता या समाज की परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज के साथ चलता। अब देखो ये काटापीटी मत क्या करो, जो परंपराओं वर्षों से चली आ रही है। रूढ़िगत नैतिकता और आधुनिकता के बीच द्वंद्व कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों में चली आ रही। अब देखो आप फिर बता रहा हूँ ना, जब यहाँ पे आपने रखा है, अब यहाँ पे यही आप दिखा देते हैं। अब ऐसे मैं कितनी बार बोला हूँ कि जो ऐसे की जो थीम होती है ना, वो आपके हर पैराग्राफ के बाद में दिखनी चाहिए। अब ये आप यहाँ पे बता देते कि जो उसके पिता थे वो इसी, मतलब यहाँ पे जो मतलब अपने जो भी कॉन्टेक्स्ट देखा, इस कॉन्टेक्स्ट में यही मतलब लग रहा है कि जैसे मान लो कि आधुनिक होने के बाद में भी वो जो रूढ़िगत नैतिकता से बंधा हुआ है, ठीक है। तो मतलब वही है कि उसका क्या ये मार्गदर्शन हो सकते है, नहीं हो सकते। ऐसा करें फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव ऑन करते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में कोई लिंक नहीं दिख रहा आपका, समझ में आया? तो ये चीज़ सीखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। रूढ़िगत नैतिकता और आधुनिकता के बीच द्वंद्व कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही ये द्वंद्व केवल एक मुख्य मूल्य पर नहीं, बल्कि कई मूल्यों पर टकराव है, जो समय के साथ समाज के विभिन्न चरणों में काल, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। सवाल यह है कि क्या रूढ़िगत नैतिकता ही जीवन का आधार होना चाहिए? क्या रूढ़िगत नैतिकता ही जीवन का मार्गदर्शन करती है? जहाँ लोग आधुनिक जीवन से अपनी सोच विचार से आधुनिक होते जा रहे हैं, आधुनिक जीवन जहाँ लोग अपना जीवन शहरीकरण, औद्योगिकरण, खुले विचार, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र रूप से जीना, शिक्षा आदि से व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे में रूढ़िगत नैतिकता जहाँ उनके पुराने सामाजिक प्रतिमान, मानदंड आदि में जीवन, ये काटापीटी मत करो, जीवन आधुनिक जीवन में अपनाना कठिन है, ठीक है। आधुनिक जीवन, अब देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है। आपने मतलब आपको कॉन्टेक्ट इन द सेंस मैं बोल सकता हूँ कि आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपने वीडियो देख के बनाया, ठीक है, परंतु वो एक लयबद्धता आपके ऐसे में नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरी बात, आपके ऐसे में मतलब वो दिख नहीं रहा कहाँ किनारा है, मतलब कोई अगला पैराग्राफ आप शुरू कर रहे हो फिर अलग पैराग्राफ में जा रहे हो, कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज होते जा रहा है। देखो कभी एक चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप के ऐसे लिखो ना, तो पहले ये रूढ़िगत नैतिकता क्या होती है उसको डिफाइन करो। जब चलो ठीक है आपने यहाँ स्टोरीज किया शुरू, फिर उसके बाद में आप रूढ़िगत नैतिकता डिफाइन करो, ताकि देखो जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को भी एकदम क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है कि आखिर में रूढ़िगत नैतिकता है क्या। तो स्वाभाविक सी बात, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक एग्जामिनर को आप अपने आप को एग्जामिनर के तौर पे देखा करो। अब जैसे मुझे अब अंदर से लग रहा है कि अब जैसे मान लो कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि हर चीज़ कोई पता नहीं कि एग्जामिनर को पता हो। अब एग्जामिनर का ये रहता है कि कोई बच्चा मेरे को कितना अच्छे तरीके से समझा सकता है, तो आप रूढ़िगत नैतिकता को बताते फिर आप बताते आगे तो और ज़्यादा बेहतर रहता। आगे देखते हैं। आधुनिक जीवन जिसमें महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता पूर्णतः नहीं है, क्योंकि आज भी समाज में व्याप्त रूढ़िगत नैतिकता जिसमें लड़की घर को चार दीवारी में शादी बाद अपने पति के घर, ये क्या है अपना रोना रो रही हो। देखो भावनाओं में मत बहो, इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक चीज़ होती है। भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। यहाँ तक कि उस शिक्षा का अधिकार तक नहीं था, एक लड़की जब तक अविवाहित है। अब देखो ये कहाँ की कहानी कहाँ चली गई तुम्हारी, मतलब दिख रहा है ना। अब देखो ये चीज़ें समझो, अपने पिता के घर तथा अपना विवाह पश्चात उसके पति का घर, इसका तथा उसका पति का परमेश्वर दर्जा, कॉन्टेक्स्ट। अब देखो फिर अगला तुम्हारा कुछ और ही जा रहा है। एक गांव में गरीब किसान की पुत्री थी जिसका विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ। विवाह पश्चात किसान की पुत्री कैसे दहेज को लेकर हिंसा होने लगी, तो उसके पति रोज मदिरा पीकर उसे मारता था।
ये तो पक्का तुम्हारा फैमिली वाला प्रॉब्लम आ गया रे। किसान को बात पता चलने पर वो दुखी हुआ और अपनी पुत्री को अपने पास लाना चाहता था, परंतु समस्या यह थी कि समाज के नियम और कानून तथा रूढ़िगत नैतिकता में भी। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे अच्छा है रूढ़िगत नैतिकता को आप डिफाइन करो, पहले नैतिकता को डिफाइन करो, फिर रूढ़िगत नैतिकता क्या होती है वो डिफाइन करो, बहुत अच्छा ऐसे बन जाता। लिया 50 लकड़ी का घर, उसके लकड़ी या लड़की उठा के फेंक दो या लड़की होके भी लड़की को लकड़ी बना रही हो। अब तुम लोग सोच लो, अब इसीलिए मैं तुम लोगों को एक एक नंबर देता हूँ अब इसी, ठीक है। वह अब असंभव परंतु किसान ने समाज की चिंता न करते हुए अपनी पुत्री को घर, अब आया नहीं लाया, ये क्या लिखती हो तुम? प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति, अब ये कहाँ से आ गया? देखो ऐसे मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, ऐसे बहुत संतुलित दिमाग से निकल कर हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। मैं आंसर राइटिंग लिख लेती हूँ बट ऐसे नहीं होता। तो यही तो सीखना है ना अपन भाई। जब तक देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में खास तौर से जब तक तुम्हारे ऐसे में नंबर नहीं आएंगे ना सिलेक्शन होगा ना अच्छी रैंक आएगी, ये चीज याद रख लेना। अरे इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम लोग अगर सब लोग ईमानदारी से मेहनत किए ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ एक्सक्यूज मत दिया करो मुझे, मेरे साथ मेहनत कर लो, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। पीटी में निकलवा दूंगा, मेंस भी मैं निकलवा दूंगा, अगर मेरी तरह मैं बोलूँगा वो काम करोगे तो, इतना मुझे पता है। पर बात है कि लापरवाही मत करो। कल उत्तरण से पता क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हर बार चेंज होता था टाइम टेबल। अभी मेरा एकदम सेपरेट है तो अब हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे देखो। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति है। अब देखो यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा तो ये सीखो। व्यक्ति समाज में आधुनिक समय के साथ चलने को पहल नहीं करेंगे तो ये रूढ़िगत नैतिकता समाज में। अब देखो इतना सटा के मत लिखा करो। टॉपर्स की ये क्या होता है, टॉपर्स की कॉपी देखो एक बार, वो कितने दूर दूर लिखते हैं। नैतिकता में इसी तरह रहेगी, महिलाएं जिन्हें पहले पढ़ने लिखने रोजगार पाने का, ये पाने देखो सही लिखा है, नहीं था आधुनिक जीवन में उस शिक्षा पे रोकी। ठीक, आगे देखता हूँ। अभी देखो अलग ही चले गए तुम। मैं बता रहा हूँ अभी तुम्हें लिंक नहीं करना आ रहा, इसीलिए बता रहा हूँ। मुझे बता तुमने कितने टॉपर के पढ़े हैं ऐसे आप? अभी तो रवि सियावा की खत्म हुई है, उनकी कई कॉपी थी। बस एक कॉपी पढ़ा है? एक नहीं, उनकी कई कॉपी पढ़ी थी ना। कितना? 3 पढ़ी थी अभी तक। बस। अब मैंने क्या बोला था, जब तक आप 10, उन तीनों में 6 हो गए। मैंने क्या बोला था 10 ऐसे पढ़ना है आपको टॉपर के, फिर जाके एक ऐसे खुद से मतलब सर्च करके देख के लिखो, फिर उसके बाद में एक बिना देखे लिखो, तब जाके सीखोगे। सर हाँ सर, आपने जो वो दिया है इस वीक का टारगेट, सर वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा? इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी आपको 2 वीक का टाइम है उसमें। सर इस बार तो अच्छी सेट का होगा ना? क्या नहीं, एक बार सुनो, बोलो सना, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। PYQ कैसे सिलेक्ट करेंगे सर उसके हम? PYQ कैसे सिलेक्ट करेंगे मतलब? जी, मतलब लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए खुद से। अरे वो तो GS1 का है ही ना पार्ट, तो GS1 में जाके देखो। हाँ मेंस का सिलेबस है इंडियन सोसाइटी। हाँ GS1 में तो है। मेंस के क्वेश्चन PYQ से देखना, वो बुक आती है ना दृष्टि की। अरे GS1 का जाके देखो फटाफट, उसमें है इंडियन सोसाइटी। वो क्वेश्चन का पहले पढ़ो, उस बुक को जाके पहले पढ़ना है उस बुक को, उसको पढ़ो। रीडिंग किस लोगों ने उठा के देखा उसको, जो मैंने नोट्स भेजे थे। सर हमको मिला देखो ही सुनो नहीं है। एक चीज, अरे चलो ठीक है, मैं तुम फाउंडेशन कोर्स की स्टूडेंट नहीं थी ना पहले, अब मैं आप जोड़ दूंगा अभी, ठीक है। तुमने कल मुझे हेलो, हाँ बोलो। आप पहले ग्रुप दिए थे लक्ष्य की। एक मिनट कोई कुछ पूछ रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ बोलो। नहीं, मैं हूँ कह रही हूँ कि आप लोग डिस्कस करिए, मैं कुछ अन्य काम भी है कर लेती हूँ। ठीक अच्छा रहा पूरा डिस्कशन। ठीक है, आप सब रोज आइए फिर ज्वाइन कीजिए। हाँ, नहीं बहुत अच्छा रहा आज का डिस्कशन। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक। रहा देखो पूजा, मैं तुम्हें ज्वाइन करो अभी, मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो वो मैं फाउंडेशन जो सब अच्छी बातों में आप आंसर राइटिंग वाले बैच में थे ना पहले, तो मैंने आपको आंसर राइटिंग में ऐड करके रखा था। मैं अभी आपको ऐड कर देता हूँ और मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है।
अरे ऐसे भी तुम्हें प्रिंट आउट क्या लिस्ट का कुछ होगा वहीं से अवेलेबल दिल्ली से होगा कि प्रिंट आउट निकलवा ले जो आप पीडीएफ भेजे हैं? नहीं, उसको पढ़ो, अभी प्रिंट आउट मत निकालो, उसका पढ़ लो ठीक उसको, क्योंकि मैं इसीलिए, क्योंकि मैं जो मैं फाइनल नोट्स बना के दूंगा ना उनका प्रिंट आउट निकलवाना तुम लोगों को, अभी नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो मैं पूजा तुम्हें ऐड कर दिया हूँ, अब जाके देखो नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? मैं दोबारा एक बार भेज देता हूँ उसको। अरे ऐसे में तुम्हें इंडियन सोसाइटी का तो भेजा ही था पहले भी तुम्हें। चलो ठीक है, सुनो। आप क्या सना क्या पूछ रही थी, मेरे समझ में नहीं आया। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। हाँ तो देखो 2013 से लेके 2022 वाले लिखो ना, आप एक एक क्वेश्चन लिख के भेजो मुझे। जैसे पहले आप पढ़ लो नोट्स को, पढ़ लो, तो इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। देखो हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप वो ये नोट, तो सोशोलॉजी ऑप्शनल का है ना? अरे इंडियन सोसाइटी है वो। सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले में भी सेंड। हाँ ये, हाँ तो वो इंडियन सोसाइटी तो पढ़ते हैं ना, सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले भी, ठीक है? समझो, आप ध्यान से सुनो इधर बात। देखो जो इंडियन सोसाइटी जो मैंने आपको नोट्स दिए है ना, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ आपका ऐसे मजबूत होगा, इनसे अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है? ऐसे ठीक है, ऐसे मजबूत होगा आपको। और मैं ऐसे के लिए भी एक नोट्स है, वो भी मैं सेंड करूँगा, ठीक है? वो एक मैं एक PDF सेंड करूँगा, उसको मैं बता दूँगा कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है। उसमें एक वुमेन वाला टॉपिक है, उसने बहुत अच्छे से कवर किया सर ने, ठीक है? वो मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, ठीक है? और उसमें मैं बोल दूँगा कि कितने पेज तक पढ़ना, शायद 50 से 60 पेज तक पढ़ना है। और वो पढ़ लेना और ये पढ़ लेना जो मैंने इंडियन सोसाइटी के नोट्स भेजे हैं ना, तो ये दोनों जब आप पढ़ लोगे ना, तो दोनों आप ऐसे के लिए, आप जो आपको लगता है कि कंटेंट नहीं है, हमारा हाथ नहीं चलता, ये सारी चीज़ें ना, तो वो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? तो वो मैं कल भेज दूंगा वो वाला भी, ठीक है? शायद अभी आज रात को मैं भेज दूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो फिर ऐसे के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये अच्छे से पढ़ लेना। अब फिर पढ़ने के बाद में क्या करना है, मेन से जो क्वेश्चन आए 2013 से लेकर 2022 तक, जो आपको लिख सकते हो लिखो आराम से, ठीक है? फिर लिख के भेजो, चेक करवाओ मेरे से। फिर उनके बाद में देखो, मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट पेपर में बार बार काम करोगे ना, फिर मैं आखिर में फाइनल आपको जब PYQ के मॉडल आंसर भी मैं दूंगा, अब टू द पॉइंट आप सिलेबस दूंगा, सिलेबस के नोट्स बना के दूंगा, तो फिर आपका अच्छा काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? सर ऑप्शनल के सर प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन के लिए कौन सा बुक लेना है? पहले तो आप 2013 से लेके 2022 वाले जो है सारे क्वेश्चन निकाल लो, मैंने बोला तो था उस टाइम तुम्हें। उसके लिए देखो, अभी हिंदी मीडियम में कोई बुक नहीं आती है, अपन खुद की अपनी बुक निकालेंगे अपन, अभी कोई मार्केट में है नहीं जो अच्छा मॉडल आंसर बना के दे। शून्य IAS की है, परंतु इंग्लिश मीडियम में। कोई दिक्कत है, मैं दूंगा उसका मॉडल आंसर, टेंशन मतलब अभी अपने लेवल पे पहले नोट्स को तो पढ़ो आपने, मैंने क्या बोला था, इनके रीडिंग करो, उसके बाद में अपन काम करेंगे ना उस पर। वो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं करवाऊंगा ना। पहले आप अपने, अभी आपको क्या करना है, देखो जिसका सोशोलॉजी ऑप्शनल है, जो मेरे साथ जो पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, वो चीज़ ध्यान से समझ लेना। उनको क्या करना, जो मैंने नोट्स आपको दिए ना, उनका 3 बार रीडिंग कर लेना। फिर उसके बाद में जब चौथी रीडिंग करने जाओगे ना, तो उसमें देखो, जैसे मान लो कि पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको लिखने का प्रयास करना है, समझ में है? पहले उनको मॉडल आंसर बनाओ देख देख के, फिर उसके बाद में अपन फिर PYQ पे आएंगे, ठीक है? ये चीज़ याद रख लेना। फिर मैं तुम्हें जब भी आप, सर मुझे ना, हाँ बोलो। सर मुझे ना एक बार पर्सनली वो PDF पढ़ते हैं ना, तो समझ में नहीं आता क्या क्या कैसे। चलो कोई बात नहीं, मैं ना धीरे धीरे, कोई बात नहीं, कोई धीरे धीरे के सेशन आप पहले फाइनल तो करो, फिर फाइनल करते मैं ना धीरे धीरे उसके सेशन लेना शुरू कर दूंगा, एक एक क्लास, टेंशन मत लो। और हो सकता है इंडियन सोसाइटी से अपन शुरू करें, इंडियन सोसाइटी में फिर मैं जो GS वाले बच्चे उनको भी क्लास हो जाएगा, तुम लोगों के लिए भी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है? सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो नोट्स दिया था सर, आपने फाउंडेशन बैच में भी दिया है या केवल मेंस में दिया है सर? नहीं, ओनली ऑप्शनल वालों के लिए है ना। नहीं मतलब ओनली ऑप्शन, मतलब किस टेलीग्राम की किस चैनल पे दिया है? दोनों पे दिया है? नहीं, फाउंडेशन बैच वाला जो है उसमें दिया हूँ मैं। अरे मैं सब बात, देखो एक चीज़ याद रखो, अब कोई बच्चा मान लो कि कोई 500 रुपये जमा कराया, अब वो सारी चीज़ें 5000 वाले बच्चों के बराबर, अब तो फिर वो चीज़ चीटिंग हो जाएगी ना। अब ये चीज़ भी थोड़ा समझा करो, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो मुझे अब ठीक है, मैं अभी सब लोगों को बिना, ठीक है, कोई अभी मैं कोई मना नहीं करता किसी चीज़ के लिए, पर इतना तो स्वाभाविक सी बात है। फिर तो स्वाभाविक सी बात है, जो 5000 रुपये जो दे रहा है उसको तो ऐसा लगेगा ना मेरे साथ तो चीटिंग हो रही है। ये लोग 500 रुपये में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो मुझे सेग्रेट करना ही पड़ेगा ना चीज़ों को। जी सर, वो वाली बात थी, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो स्वाभाविक सी बात है यार, जो जिस चीज़ में एडमिशन लिया है
उसको वही मिलेगा ना। अब एक बंदा था, उसने शायद जीएस वाला जो पीटी वाला है ना उसमें सिलेबस, अब वो मांग रहा है मुझे ऐसे की क्लासेस दे दो, आंसर राइटिंग क्लासेस दे दो। अब मुझे बताओ मैं कैसे दे दूँ जब आपने कोर्स ज्वाइन किया है पीटी वाला। तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ? आप सिर्फ सब एक सी बात है ना, आप खुद ही सोचो, लॉजिकल है ये तो। और मैंने सबको बोला था कि देखो अगर आप फाउंडेशन कोर्स लोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि अब जो मैंने फ़ीस की है पीटी वाला, और लगभग पीटी का जो जीएस और सीसेट का लगभग वो 2,500 के समथिंग, क्योंकि मेहनत भी तो बढ़ रही है ना। अब देखो लगभग 5-6 हज़ार, लगभग 11,000 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पहले मेरा प्लान ये था कि लगभग 2,000 क्वेश्चन सोल्व करवाने का ही था। अब जब क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि टाइम मेरा कंज्यूम होगा। तो स्वाभाविक सी बात, देखो स्वाभाविक सी बात है, देखो मैं पैसों को फिर मैं बार बता रहा हूँ, मैं प्रायोरिटी नहीं देता। और मैंने ऐसा नहीं है जो मतलब कि जो बच्चे हैं जो मतलब कि पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, मैंने 8 लोगों का भी फ्री में मैंने एक्सेस दिया है जो पैसे नहीं दे सकते। देखो मैं देखो जो लड़का अगर मेहनती है तो मैं पैसों के लिए ज़्यादा मेहनती, पर हाँ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पे कर सकते हैं, वो उन्होंने कोचिंग की है तब 2-2 लाख रुपए दिए हैं, और यहाँ पे 5,000 देने में उनको दिक्कत होती है। तो अब खुद ही बताओ, ये तो भाई वो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं ना फिर। मतलब स्वाभाविक सी बात है ना इसमें। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मेरा ये मानना है कि मैं किसी को रोकूंगा नहीं पढ़ने के लिए, फिर भी अगर आखिरी में फिर मैं ऐसा रहूँगा कि ठीक है कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट दे दूंगा उनको, ताकि मेरा ये पर्पज़ ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। पर आप लोग पैसों के कारण है ना, मेरे पास पैसे बचाने के कारण नहीं, मान लो कि मेरे को आप ज़्यादा पैसा दे दोगे, मान लो कि आप पैसे बचा लोगे, देखो उससे स्वाभाविक सी बात है, देखो मैं भी कोई मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों पे, इसका कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिलना ही चाहिए ना मुझे। मतलब स्वाभाविक सी बात है, देखो मेरी भी लाइफ, अब मैं इसको अपने कैरियर बनाया हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब मैं चीज़ें कुछ तो रखूँगा ही ना। मतलब ये देखो जेन्युइन सी बात है। सही बात है सर। हाँ देखो इतना तो समझना ही पड़ेगा, मतलब सीधी सी बात है भाई। मैं भी और सर इतना भी नहीं है, अब 5,000 में बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। अरे मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ ना, तुम लोगों जो मैं 5,000 में कराऊंगा ना, आप मार्केट में जाओगे ना उस चीज़ को करने के लिए, आपको इतनी चीटिंग होगी उस चीज़ के लिए, और फिर भी इतनी क्वालिटी नहीं देंगे। मैं इस चीज़ पे भरोसा करो, इतनी मैं गारंटी बता रहा हूँ। बहुत सारी कोचिंग यहाँ पे ऐसी है ना जो पीटी के क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करा पाते, फिर भी वो कोचिंग खोल के बैठे हैं। सोच लो पीटी के क्वेश्चन वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ये हकीकत में बता रहा हूँ, और वो बच्चों से मोटी मोटी फीस ले लेते हैं। तो वही बात है, देखो मैं क्वालिटी दूंगा तो भाई स्वाभाविक सी बता रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फीस ले रहा हूँ। मैं मेरा अपन है कि यार मेरा भी रोटी चलता रहे, भाई सीधी सी बात है, मैं जो हकीकत बात है मैं बोलता हूँ, मेरा गुजारा चलता रहे। सब खर्च सबके साथ होता है। हाँ अब बस वही वाली बात है। चलो ठीक है, अपनी सेशन कंप्लीट करते हैं, सपना गुस्सा हो जाएगी। अरे क्या लिखा भाई इतना पेज का? मैं गुस्सा नहीं होती, ये 12 पेज का है। अच्छा चलो ठीक है, मैं फटाफट पढ़ता हूँ। बात ये है ना कि देखो तुम्हारे ऐसे मजा नहीं आ रहा, मतलब पढ़ने में, जैसे जो नर्मदा में जैसे था ना वो पढ़ने में मतलब अच्छा लग रहा था कि मतलब आगे और क्या होगा, उस तरीके से क्यूरियोसिटी लगनी चाहिए ऐसे में, और वो चीज अगर जोड़ के ले लो स्टोरी में। अरे नहीं अब मत पढ़ो, वैसे ही नींद आ जाएगी सबको। मैंने नहीं फिर बता रहा हूँ ना, आपका कंटेंट अच्छा है तो मैं पढ़ूंगा, इसलिए मुझे भी कुछ चीज़ें इसमें है, सबको लोगों से सीखने के लिए कंटेंट अच्छा है। मतलब आप चीज़ों को ना मोल्ड नहीं कर पा रही हो, पर कंटेंट अच्छा है आपका, कंटेंट ठीक है। चलो ठीक है फटाफट पढ़ते हैं। चलो ठीक है, नहीं होने देते हो। अरे कोई, चलो ठीक है मैं अभी फटाफट से पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है सुनो ध्यान से। बस अब देखो बस बात है कि तुम है ना लिंक नहीं करना पा रहे हो, थोड़ा मोल्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत, हो जाएगा, सीख जाएगा। अरे जैसे अभी देखो मैं भी है ना अभी रोटी बनाना सीखा हूँ, अब मेरे से ना तिरछी बाकी बनती है, ऐसी बनती है रोटियाँ। तो भाई मैं भी प्रैक्टिस करूँगा तो रोटियाँ बन जाएगी गोल भी, तो वही मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस की बात है, कोई घबराया मत करो इन चीज़ों में, ठीक है। वर्ष 2020 की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि देश को सभी महिलाओं को काम करने दिया जाए तो देश को जीडीपी का में 28% की वृद्धि होगी। एक बार ये डाटा चेक कर लेना, ये सही है तुम्हें लग रहा है? एक बार चेक कर लेना, मुझे डाउट है इस पे। ये सही है, और ये आपने भी याद किया था एक बार, ऑनलाइन पे बताया था, एक बार देख लेना ना। दूसरी बात है कि IMF की चीफ थी है ना, उसने भी एक रिपोर्ट दिया था, ठीक है, उसका नाम भी देख लेना। उसने ऐसा बोला था कि अगर वुमेन अगर पार्टिसिपेट करती है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर 50% होता है तो उसमें ऐसा था कि मतलब जीडीपी में 50% की इंक्रीमेंट होगा। चलो देख लेना जो भी है, ठीक है। पर अच्छा आपने दिया है वो, ठीक है। पर बात है ना कि अपना ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है नहीं जा रहा, वो मोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं दिखाऊंगा कल से, शायद अपन देखता हूँ मैं है ना एक क्लास रखूँगा है ना,
और हो सकता है कि मैं ऐसे ही रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक क्योंकि है। मेरे मानना है सीखने का जो ज़्यादा इंटरेक्टिव जो सेशन रहता है ना वो ज़्यादा सीखने के लायक रहता है, जाकि ना कि मैं एक वीडियो बना के दे दूँ, वो ज़्यादा सीखने वाला पर्पज़ नहीं रहता। ठीक है, चलो ठीक ध्यान से है। सुनो। तथा 2020 में ही आई एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में महिलाएं 3.5 अरब घंटे काम करती है, जिनको उनके काम के पैसे तक नहीं मिलते। परंतु आज के युग समय के साथ आगे बढ़ रहा है और महिला की स्थिति बेहतर है, जो रूढ़िगत नैतिकता तो होते हुए नहीं है। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा सेंट इन्फॉर्मेशन गलत। रूढ़िगत नैतिकता का एक और परिणाम जहाँ समलैंगिक LGBT को समाज में आज भी कहीं ना कहीं सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है, परंतु आधुनिक समय में प्रयास किए गए समलैंगिक विवाह को मंजूरी, उनको शिक्षा मंजूरी नहीं मिली अभी। अरे और देशों में तो मिल रही है ना। तो भारत में नहीं मिली है ना। भारत, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखो आप, विश्व में बहुत सारे देशों में मिल चुके हैं, आप कहाँ लिख रहे हो? मैं तो नहीं समझूंगा ना। अच्छा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिखना जरूरी होता है। उनको शिक्षा का अधिकार, रोजगार के अवसर, राजनीतिक अवसर दिए जा रहे हैं, जिनका हमारे देश के संविधान में समानता अनुच्छेद 19 समानता में आप फिर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक लिखो, फिर सारी चीज़ें, बोलने की आज़ादी, अच्छा। सम्मान से जीवन जीना आदि ने भी अकेले विकास में योगदान रहा है, परंतु आज भी हमारे समाज। अरे मुझे बताओ, ये आर्टिकल समानता वाले में ये आर्टिकल 19 क्या कर रहा है? आज समानता में जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, वो 14 है, मैं 9 तो ऐसे बनाती हूँ ना पूरा घुमा के, उठा के फेंक वो दूँ। 14। अरे थोड़ा देख से लिखा करो, ठीक है? वही तो मैं देखूँ कि ये कहाँ से आगे 19 क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं, रूढ़िगत वो नैतिकता के 14 कारण पिछड़े हुए हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूढ़िगत नैतिकता मतलब देखो, आपका कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप चीज़ें, मैं इतना जो आपने देख के भी, पर तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, पर बस एक मोल्ड करना सीख जाओगे ना, और थोड़ा कनेक्शन करना सीख जाओगे ना, तो मतलब अच्छा है, ऐसे मतलब नंबर मिलेंगे, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। ठीक है। देखो रूढ़िगत नैतिकता, अब देखो ना, एक देवेंद्र सर है, उनके मेरे पास ऐसे भी पड़े हुए ना, उन्होंने UPSC में 3 बार मेंस दिए हैं। ठीक है, उनके ऐसे में 140 प्लस नंबर रहे हैं, तो उनके भी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे भी ऐसे पढ़ूंगा मैं। ठीक है, रोज टॉपर्स के भी ऐसे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मतलब जिनसे पर्सनली यार मैं कभी हो सकता है मैं देवेंद्र सर का भी सेशन करवा दूंगा एक आध। ठीक है, वो देखेंगे वो कितना को नंबर आ जाएगा सर, ये तो हारना सीखी नहीं है। सर को भी जाके वहाँ पे बोलेगी हम ऐसे नहीं किए वैसे। बात ये है कि रेगुलर जुड़े रहो, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ, परफेक्ट हो जाओगे, टेंशन मत लो। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे आम का जो पेड़ होता है ना, अगर वो आम मतलब कच्चा आम होता है, वो जब तक टहनी से जुड़ा हुआ होता है, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस समय का इंतज़ार करना, धैर्य रखना, वो आम पक के बहुत अच्छा हो जाएगा। परंतु अगर वो टूट के गिर गया तो फिर वो पकता नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। वो आर्टिफिशियल पकाया जाता है वो एक अलग बात है, और जो आम जब टहनी पे पकता है ना, उसका एक अलग वो रहता है। वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग जुड़े रहे, साल भर मेहनत करोगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वीक में 2-2 ऐसे लिखते रहो, अरे ईमानदारी से टेस्ट देते रहोगे, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, 150 प्लस नंबर आएंगे, इतना मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, पर बात है कि रेगुलर जुड़े रहो, बात ये ईमानदारी से मेहनत करते रहो। ठीक है, रूढ़िगत नैतिकता ये नहीं है कि समाज के हर प्रत्येक भाग में फैला रहे, जैसे जाति व्यवस्था, रंगभेद आदि। जाति व्यवस्था में लोग एक जाति में विवाह कर सकते हैं, उनका खान पान। अब देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे में ना कॉन्टेक्स्ट, मतलब जैसे मान लो कि आप पहले इकोनॉमिक्स जा रहे हो तो फिर इकोनॉमिक्स सारा लिख दो, फिर ऐसा नहीं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, फिर यहाँ पे पॉलिटी, फिर इकोनॉमी आ रहा है। अभी देखो यही हो रहा तुम्हारा, पहले भी जातिवादी सारी चीज़ें बात की, तो ये चीज़ें सब लोग ध्यान रखना। ठीक है, उनको निम्न जाति को अपने से अलग समझते हैं, परंतु आज अंतर्जातीय विवाह ने इन प्रथाओं सोच को बदलने में अहम भूमिका निभाई, जिससे ही 2 जातियों के बीच मनमुटाव, ये गलत लिखा है, उदाहरणों को कम करने में सहायक है, जो रूढ़िगत नैतिकता। देखो बार बार ये नहीं, ये बेसिक हिंदी सीखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ। आधुनिक जीवन जीने को अगर न केवल एक गाँव शहर अपितु आप ही तो, अभी देखो ये गलत लिखा है, देश और समस्त विश्व पर पड़ा है, जहाँ लोगों की आधुनिक मूल्य, शहरी जीवन, व्यक्तिगत भूमंडलीकरण तथा ये लोग में विश्वास, मतलब वर्ड्स अच्छे हैं, फिर बता रहा हूँ तुम्हें ना, थोड़ा वो वाक्य मतलब सेंटेंस फॉर्म में से तुम्हारा अच्छा नहीं जा रहा। विज्ञान जहाँ आधुनिक जीवन को सफल बनाने के लिए उपयोगी है, जिसमें स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, वहीं रूढ़िगत नैतिकता में संभव नहीं है। जहाँ विज्ञान से मनुष्य के लिए दवा औषधि का विकास हो रहा है, वहीं रूढ़िगत नैतिकता में अपने अंधविश्वास, जड़ी बूटी और नुस्खे आते हैं। हालांकि जड़ी बूटी और नुस्खे गलत नहीं है, परंतु आज के आधुनिक युग के मानव समय के साथ चलता है, जिससे आधुनिक तकनीक से बनी औषधि कामगार होती है, जो जल्दी ही मिल जाती है। अगर हम आधुनिक रूढ़ियों को माने तो आज के युग में जड़ी बूटी लाकर औषधि बनाना समय बर्बादी मानी जाती है। और एक अपवाद यह भी है कि आधुनिक जीवन में जड़ी बूटी का, अरे ये रूढ़िगत नैतिकता नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट से तुम गलत लेके जा रही हो। ओम और ओम की माँ, अब ये कहानी कहाँ से आ गई? ए कहानी ये उठा के फेंक दूंगा, एक ही बार कहानी का यूज करना। हर जगह कहानी ये क्या कर रही है तुम? उठा के फेंक दूंगा, ये सारी चीज़ें मत करना। ठीक है,
नहीं बोला तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता तो मैं इसी लिख देती हूँ। उठा के खरीदूंगा, ऐसा नहीं करना। ओम और ओम कहानी की छोड़ो आगे पढ़ो, कहानी छोड़ो आगे पढ़ो। नहीं पढ़ लेते ना भाई, कहानी तो इंटरेस्टिंग होगी। ओम और ओम की माँ एक गांव में रहते थे जो शहर से काफ़ी दूर था, और एक दिन ओम का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उसकी माँ को काम पर जाना था, परंतु उसके स्वास्थ्य को देखकर वह नहीं गई तथा उसकी हालात बिगड़ती देखकर वह चिंता करने लगी। ये देखो बाहर लिखा है -5। वह क्या करे, क्योंकि चिकित्सालय बहुत ही दूर था। उसे देसी दवाई के बारे में भी नहीं पता था। किसी के बताने पर एक जड़ी बूटी के लिए निकली, परंतु समस्या यह थी, अभी थी कैसे है को उसके जड़ी बूटी के बारे में कोई ज्ञान न था, जिस कारण वह नहीं जी सकी। बेटे के हालात ख़राब होता देख वह मेडिकल की गई, दवाई ले चुकी। मेडिकल वाले ने थोड़ा बहुत ज्ञान था जिससे वो उसके लिए, पहली बात है ना, मेडिकल से भी दवा नहीं लेनी चाहिए, ये गलत बातें मत फैलाओ। परंतु रूढ़ी की नैतिकता को हम बिल्कुल भी नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ नहीं देख सकते। हालांकि पूर्व धारणा रूढ़ियों की आती किसी भी समाज के लिए सही नहीं है, परंतु कुछ पूर्व धारणाएँ रूढ़ी सकारात्मक पहलू भी है। प्राय कुछ रूढ़ियाँ, देखो मैंने बोला था कि पक्ष पक्ष, चलो देखते अब कैसा लिखा आपने। एक समाज को जोड़ने का तथा लोगों को रहने और जीवन जीने में सहायक होती है, और ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समाज को मार्गदर्शन करती है। जैसे जैन धर्म में एक क्षमा पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर या जाकर क्षमा मांगते हैं। और अगर उनसे, देखो ये एग्जांपल उठा लेना सब लोग, ये अच्छा एग्जांपल है, ऐसे में काम आएगा। अन्य आपको कष्ट दिया है तो ये यूपीएससी ने है ना क्वेश्चन भी पूछा है, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। तो अनुचित बात की हो तो हमें क्षमा करें, भविष्य में अपना परिचय आपके मान सम्मान और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देने की पूरी कोशिश करना। ऐसे एक पर्व थैंक्स गिविंग का है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, जिसमें नवंबर तक फसलों की कटाई कर दी जाती है। इस काम में लोगों की आपसी सहयोग के लिए और एक दूसरे को आभार प्रकट करने के लिए थैंक्स गिविंग डे पर एक दावत दी जाती है, ठीक है। अब देखो ये भी एक एग्जांपल है, ये आगे रट लो। मतलब एक दूसरे को ऐसे सीखा करो, मतलब देखो ठीक है इसने कबाड़ा किया है, पर कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कबाड़े से भी अच्छी चीज़ें निकल जाती है तो वो चीज़ें निकाल लो, ठीक है। रूढ़िगत नैतिकता से हम दूसरों के लिए तथा जीव जंतु के साथ व्यवहार करना भी सिखाती है। जैसे भारतीय हिंदू परंपरा में, अब ये रूढ़िगत परंपरा ये नहीं है, मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं। रूढ़िगत ये मतलब होते हैं जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिसमें आप कुछ चीज़ों को, जैसे मान लो कि सती प्रथा थी, अब ये रूढ़िगत प्रथा है, बस मानते आ रहे हैं, मान रहे हैं, समझ में आया ना, मतलब क्या रूढ़िगत प्रथा होती है। तो थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ाओ अपनी। पहली रोटी गाय को दी जाती है, लॉजिक ना हो, हाँ मतलब वही चीज़ याद रखो। अब देखो इन पीछे जो आपने लिखा ना, इन चीज़ों के पीछे लॉजिक होता है भाई, ऐसा नहीं है। अब देखो बात है हिंदू परंपरा में घर में बनने वाली पहली रोटी गाय, अरे गाय भी लिखना नहीं आता, उठा के फेंक दूंगा ये तो देखो ये गाय है, ये सपना कहाँ भाग गई, लेफ्ट हो गई है, लेफ्ट हो गई है तुमको ऐसे पढ़ा रही लेफ्ट हो गई है उसको माता बोला जाता था, उसकी सेवा भी की जाती है, और अंतिम रोटी कुत्ते को, जिससे उनका भी भोजन हो जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाना जिसमें घर बीमार पड़े, अरे ये नहीं है, ये रूढ़िगत परंपरा नहीं है, ये अच्छी बातें हैं। अच्छा इसमें भैया सती प्रथा, दहेज प्रथा, हाँ ये चीज़ें लिखना चाहिए, हाँ चलते ना तो बहुत अच्छा इससे लिखते हैं। ठीक है, इसने चला लगी कॉन्टेक्स्ट में लिखे, चल छोड़ो। इसके नंबर कितने मिलने चाहिए, चलो बताओ आप लोग, सब लोग बताओ फटाफट से। सर कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, 0 ना अच्छी मार्क करती है सही में देखो ना, इसके -10 नंबर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि इसने है ना, ये देखो ये सीमाएं लांगी है इसने, देखो इधर तो यूपीएससी भी काटता तो अपन भी काटेंगे नंबर, ठीक है। चलो एक ही नंबर दूंगा, एक में से -10 तो मतलब -9 नंबर, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो ऐसे अगर देखो सुनो, फिर मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से लिखो। अगर जब भी मैं एक बार तो आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेजा करो, दूसरी बात अगर मैं मान लो कि मुझे याद नहीं रहे तो याद दिला दिया करो, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। और वो कोई ज़रूरी नहीं, मैं पर्सनली सेशन लेके भी कर लूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप मुझे याद दिला दिया करो। किसी का कुछ बचा तो नहीं है ना, और किसी का चेक करना। यार अभी कौन कौन लोग हैं ये तो बताओ, अभी कौन कौन लोग हैं अभी जो बचे हुए हैं, अभी जिनको नींद नहीं आ रही है सर अब पढ़ेंगे ना, चलो ठीक, जो आपने दिया था। तो देखो ये इंडियन सोसाइटी का ना, ऐसा कर लो सर, आप इसको समझा देते हाँ, तो अच्छा रहता। मैं भी यही सोच रहा हूँ।
पर बात ये है ना, तुम लोग है ना, तुम लोग बोलते हो हमारे पास तो टाइम है ही नहीं। सर मेरे पास है, मुझे समझा दो, बाकी जो ज्वाइन है उनको समझा दो। चलो ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा ना, एक क्लास ले लूँगा उस पर। अच्छा, ये सपना ने भेजा है, बेइज्जती कराना चाहती है तो करूँ चेक, बताओ रेडी हो तो। चलो ठीक है, सुनो, मैं इंडियन सोसाइटी का मैं सोच भी रहा हूँ, क्योंकि सोशोलॉजी ऑप्शनल वालों को भी मुझे पढ़ाना है, तो शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखा, जल्दी हो जाएगा फिर। ये वाला फोटो देखा आज? देखो, ये होता है महान पर्सनालिटी बनने के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ ना, वेशभूषा देखो, ये होता है सादगी, इसलिए बोलते हैं सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप डाल सकते हो। क्या हो गया? नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता है स्क्रीन पे। एक मिनट रुक जाओ, ब्लैक थी पूरी। रुक जाओ। ओके, वही है क्या, सिंपल लिविंग आई थिंक। अभी दिख रहा है? हाँ, दिख रही। ये देखो, ये मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है, तो इनका देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ कि मतलब ये जब फोटो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अरे उसमें टेलीग्राम वो फोटो और स्टोरी साथ में। हाँ, ये मैंने भेजा तो था। मतलब मेरा कहना है, मतलब कि देखो, व्यक्ति महान पोशाक इन चीज़ों से नहीं बनता, जो आजकल जो ये आज चुकी है कि मॉडर्न, ये देखो, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप वेशभूषा शॉर्ट बूट पहने हो तो मॉडर्न होना, मतलब ये एग्जांपल लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल भेजा था आपको। आप देखो इंडियन सोसाइटी का, चलो ठीक है, मुझे बताओ कि क्लास किस टाइप से लिया जाए, इस टाइप से लिया जाए या फिर मैं क्लास रिकॉर्ड करके दूँ, ये बताओ। रिकॉर्ड दे देंगे तो सही रहेगा, बढ़ा के उसको जहाँ आपको लगे सर रिकॉर्ड कर देना है सर, रिकॉर्ड कर दे दीजिए सर, लेकिन एक ग्रुप डिस्कशन जैसा क्लास सर होना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि वैसे में सर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम खुद से पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में हम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं सर, क्योंकि मैंने पॉलिटिक स्टेट पीसीएस के तो सर क्वेश्चन मैंने लगा ही रखे हैं। सर रिकॉर्डेड चाहिए क्लास। अरे तो रिकॉर्ड तो मैं दे दूंगा, रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि स्पीड बढ़ा के पढ़ भी सकते हो, उसको 2-3 बार सुन भी सकते हैं। क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता तो हम लोग रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, ये ट्रैवलिंग के टाइम पे भी हम बुक देख लेते हैं, तो उसके लिए रिकॉर्डेड सही रहेंगे। चलो ठीक है, तो फिर मैं आज ही अभी इसका रिकॉर्डिंग क्लास ले लूँगा, ठीक है। पर देखो सुनो, मैं पहले एक बार रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो, कुछ चीज़ें है ना, देखो एक बार मुझे है ना, देखो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ, घबराओ मत, जैसे एक आंसर राइटिंग है, लगभग बैच मतलब क्लासेस कंप्लीट हो ही चुकी है, पर फिर भी मुझे कुछ लेनी है। देखो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे, तो लगभग मैं 5 क्लास के समथिंग और लूँगा, अगर ज़्यादा लगे तो देखो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, मुझे जितना ज़्यादा लगे मैं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आंसर राइटिंग का, ठीक है, आंसर राइटिंग क्लासेज और आपकी दूसरी जो ऐसे की क्लासेज है, ठीक है, वो मैं निपटा दूँ, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक नया हाथ उठाऊँ, ठीक है। अब तीसरा अपना जो सीसेट वाला काम भी चल रहा है, ठीक है। बात है ना, देखो मेरी भी तो लिमिटेशन, आप सोचो मुझे खुद को, देखो मैं अकेला बंदा हूँ, आप ये भी चीज़ सोचो, तो घबराओ मत, मैं करवा दूंगा। पर बात ये है कि मैं भी चाहता हूँ एटलीस्ट अपन पहले चीज़ें एक एक खत्म करें, जैसे मान लो आंसर राइटिंग खत्म हो जाएगी, फिर ऐसे खत्म हो जाएगी, सीसेट तो चलो अपना चलता रहेगा, फिर इसके पैरेलल अपन एक मेंस की क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो घबराओ मत, मैं कर दूंगा, और हो सकता है मैं जितना जल्दी, फिर सुनो ऐसा करूँ मैं एक बार मुझे ये बताओ सब लोग, आंसर राइटिंग में एक ही दिन में बैठ के 4-5 क्लास लेके रिकॉर्ड करके भेज दूँ? जी सर, ये बेहतर है सर। हाँ वही मुझे, हाँ जी सर, ये ठीक है। नोट करते रहेंगे। और वही मैं ऐसे का भी करता हूँ, ऐसे का भी, मतलब 3-3 4-4 क्लासेज एक ज़्यादा घंटे की नहीं रहेगी, आधा घंटे का, ठीक है। तो ये करूँगा तो ताकि फटाफट, ये मान के चलो अपना कितना तारीख हो गया, और मैं 8 या 9 तारीख को छुट्टी पे भी रहूँगा, ठीक है, तो 2 दिन मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम दे दूँगा। तो ये मान के चलो, इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आंसर राइटिंग वाले कंप्लीट करवा देता हूँ, और ऐसे की लगभग शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, टेंशन मत लो, और ये मान के चलो कि मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी है ना, एटलीस्ट एक बार एक रीडिंग तो कर लो इन नोट्सों की, फिर मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। इसको हम खुद से पढ़ लेंगे और फिर आप डिस्कस करके हो जाएगा जल्दी। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन वाली क्लास सर रुकनी नहीं चाहिए सर। अरे नहीं, ये तो करते रहेंगे अपन शाम को जो 9 बजे, टेंशन मत लो, ये तो 9 बजे होगी, मंडे टू फ्राइडे डिसाइडेड किया था क्या? हाँ, मंडे टू फ्राइडे, टेंशन मत लो, हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे, हम भी मना नहीं कर रहे, क्लास बंद करने के लिए नहीं बोल रहे, बस टाइम फिक्स करने के लिए बोल रहे हैं। भैया सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अरे तो टाइम तो फिक्स ही है ना।
हाँ बस टाइम फिक्स करिए, होगा 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 30 कल चलो। का बता तो दीजिए, कहाँ से लेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे कि वही 35 के बाद अरे आगे लेंगे? 36 से आगे चलेंगे। 36 स्टार्टिंग से 33 स्टार्टिंग से क्यों लेंगे, जब उधर से कर लिए अपन सोल्व। 36 से चलेंगे ना। 36 से ना, हाँ टॉपिक यही रहेगा ना पढ़ने के लिए? हाँ, पर वो पढ़ो अपनी तरफ से, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, उसके आगे पढ़ते रहो आप लोग, मतलब समझ में आया ना। उसके आगे टॉपिक पढ़ते रहो, इसके फिर बाद में बोलोगे हम तो पढ़े ही नहीं, वो मुझे बहाने नहीं चाहिए फिर बाद में। देखो आपके पास टाइम, देखो सुनो, अभी ये टॉपिक चल रहा है अलग अलग, मुझे पता कल भी यही चलेगा, ठीक। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, जो देखो अपने पास ये, अब ये आपके पास टाइम है तो ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, आप पढ़ते रहो, ताकि फिर क्वेश्चन तो चलते रहेगा। अगर पीछे पीछे क्वेश्चन भी चलता रहे तो क्या दिक्कत है, अपन आपके पढ़े हुए होने चाहिए ना। ये समझ में आया, मतलब क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, अपन आप लोग पढ़ते रहो। वो तो पर डे का आप एटलीस्ट एक टॉपिक उठा के भी पढ़ोगे तो अच्छी बात है ना, और पढ़ सकते हो पर डे का एक टॉपिक, तो लगभग इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं विजन के टेस्ट करवाऊंगा, और विजन के टेस्ट करवा के भी अपन ऐसे ही बैठ के फिर डिस्कशन करेंगे विजन के टेस्ट पे भी, ठीक है। वो 2011 से 23 वाली का R&D करना है रोज। अरे अभी उसको साइड में कर दो, वो मैं कर दूंगा। अरे ये कर रहे थे, इसको तो कर लो, फिर बता रहा हूँ। अब मैं इसीलिए तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये प्रोग्राम इसीलिए तो शुरू किया गया था। R&D वाला टेंशन मत लो, वो ऐसे मैं करके दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके नोट्स सर हमें प्रोवाइड करवा दें। हाँ वो मैं करवाऊंगा ना, वो मेरा काम है। अभी देखो, अभी तो मैं, देखो सुनो ध्यान से, उसका नोट्स में इन द सेंस क्या करूँगा, कुछ बुक तो मैं भेजूँगा। देखो जैसे मान लो कि यही यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, यही वाला। अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन कौन सी अनिवार्य विशेषता जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संज्ञा। अब देखो यही क्वेश्चन मुझे बताओ, अपन उधर कितने 4-5 बार कर लिया उधर, ठीक है। समझ में आया ना, अरे कुछ समझ रहे हो, मतलब समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है हर टाइप के, तो मैं इनका एक बार एक थीम बना के आपको नोट्स बना के दे दूंगा, तो बस खत्म। फिर आपको उसका बार बार, अब ऐसा नहीं कि मैं इस क्वेश्चन के लिए अलग से नोट दूं, वो वाला फॉर्मूला नहीं अपना रहे अपन टॉपिक वाइज जाएंगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज जाने का मत सोचो, टॉपिक वाइज जाएंगे। हाँ अपन तो ये है, याद रखना कि मैं जब वो डिस्कशन कराऊंगा ना, तो इनके एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, वो मेरा काम है। परंतु आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन वाइज नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन वाइज मतलब भी नहीं ना, टॉपिक पे काम करो ना। फिर मैं बार बता रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन वाइज मैं आपको डिस्कशन करवा दूंगा, ये मेरा काम है, ठीक है। वो सही रहेगा। हाँ वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, थीम पे रहोगे तो एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ 10 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही क्वेश्चन आगे आएगा तो फिर उस पर करोगे क्या, उसका फिर अलग से नोट तो मतलब नहीं है ना। थीम मैं जो थीम वाइज काम कर रहा हूँ इसीलिए वो किया हुआ वो काम, ठीक है। तो ये जैसे मान लो कि, सुनो ध्यान से, अब जैसे मान लो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, अब मैं इसके कंप्लीट नोट्स बना के आपको दे दूंगा। अब ये जितनी बार यूपीएससी में क्वेश्चन आएंगे वो इसी से, जो अपने नोट्स है ना वो यहीं से आएंगे, इतना है, टेंशन मत लो उस चीज़ का, ठीक है। मतलब बस सुपरफिशियली बुक रीडिंग कर ले एक बार, है ना। हाँ आप ये है ना लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो। देखो एनसीईआरटी तो आपका अलग चल ही रहा है, वो आप करते रहो। अरे ये जो है एनसीईआरटी का मतलब लक्ष्मीकांत करते रहो। अब इससे क्या हो जाएगा, जबकि एनसीईआरटी हो जाएगी, ठीक है, लक्ष्मीकांत हो जाएगा, फिर अपन विजन का टेस्ट कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलो ठीक है, फिर वहीं वाइंड अप करते हैं। फिर मैं वो, मुझे आज वो क्लास लेनी है, फिर सीसेट की क्लास मिल जाएगा आपको कल। अभी रात को मैं ले लेता हूँ 2-3 क्लास, तो मैं निपटाता हूँ सीसेट को, ठीक है। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।